हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? बढ़िया। तो बच्चों, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है हमारा, और अभी जून में एग्ज़ाम्स भी है बच्चों के सीएस एग्जीक्यूटिव के। तो बच्चों, लॉकडाउन में स्टडीज़ को लॉकडाउन नहीं करना। डोंट लॉकडाउन योर स्टडीज़। और एज आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जल्दी ही मैं सीएस एग्जीक्यूटिव रिविजनरी क्लासेस के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो आज बेटा, जेआईजीएल में हमारा एक चैप्टर है। जेआईजीएल में हमारा एक चैप्टर है लॉ ऑफ टॉट। तो लॉ ऑफ टॉट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है बेटा, रिविजनरी वीडियो। और लॉ ऑफ टॉट अगर मैं बताऊं आपको वेटेज वाइज, पहली बात ये बताऊं, सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में जो लॉ ऑफ टॉट है ना, यही सिलेबस बेटा सीएस ईईटी के सिलेबस में भी डाला गया है इंस्टीट्यूट द्वारा। सो जो बच्चे सी एस ई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सी एस ई टी स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, बिकॉज सेम चैप्टर उनके वहां पर भी सेम कंटेंट के साथ दिया गया है। तो बच्चों, लॉ ऑफ टॉट आपका अगर मैं बात करूं सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में, तो ये कम से कम आपका 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स का आता है बेटा। ये 5 to 10 मार्क्स का आपका लॉ ऑफ टॉट्स का चैप्टर है। और इम्पॉर्टेंट नहीं बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और अगर मुश्किल चैप्टर नहीं कहेंगे इसे, चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल मुश्किल नहीं है, चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है। बस कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है, थोड़े वर्ड्स को पकड़ना है, चैप्टर बहुत इजी है। थोड़ी लैंग्वेज को पकड़ना है, जो लेटिन फ्रेज है, लेटिन मैक्सिम जो है उनको याद रखना है, बाकी चैप्टर बहुत इजी है। आज मैंने बेटा ये चैप्टर क्या करा है, जो भी बच्चे मॉड्यूल है जिनके पास इंस्टीट्यूट का, या फिर किसी कोई पर्टिकुलर ऑथर की बुक है, तो आपने वहाँ बुक्स के अकॉर्डिंगली बेटा ये चैप्टर पढ़ा होगा। ये मैंने छोटे नोट्स बनाए बेटा, समराइज नोट्स बनाए लॉ ऑफ टॉट के। तो जितने भी आपकी स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे होंगे, समराइज नोट्स है। तो समराइज नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा आपको लॉ ऑफ टॉट्स, जो करीबन करीबन 5 to 10 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। या तो बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर बच्चों, या फिर एक एक से ज्यादा दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, आएंगे तो लॉ ऑफ टॉट्स में। अगर आप स्कैनर देखोगे, तो स्कैनर में देखना बेटा, एवरेज भी इसकी इतनी ही आती है, 5 to 10 मार्क्स की एवरेज है कि हर अटेम्प्ट में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस चैप्टर से, लॉ ऑफ टॉट से। सो रिविजनरी वीडियो में बेटा ऐसी होगा, चैप्टर वाइज आपको रिविजनरी वीडियो मिलेगी। जैसे आज जो हम पढ़ रहे हैं वो लॉ ऑफ टॉट है। सो बेटा, टॉट का मतलब क्या है? जितने भी नोट्स बेटा मैंने ये आपको मैं स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिससे पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको साथ साथ प्रिपेयर करने हैं वाइल वॉचिंग द वीडियो। जैसे जैसे मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने हैं नोटबुक में, और उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। इस नोट्स के अकॉर्डिंगली आप लॉ ऑफ टॉट के चैप्टर को मेरे रिवीजन करवाने के बाद मुश्किल से आप 15 से 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। आई गारंटीड यू, जैसे ही हम ये खत्म कर लेंगे 15 से 20 मिनट में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं हम लॉ ऑफ टॉट में। टॉट का मतलब क्या होता है? तो टॉट का मतलब यहाँ पर क्या देखा बेटा, टॉट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग। टॉट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग। और कौन सा रॉन्ग? तो बेटा रॉन्ग दो तरह के होते हैं। रॉन्ग की अगर हम बात करें, रॉन्ग 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिविल रॉन्ग, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग। अच्छा, लॉ ऑफ टॉट्स के चैप्टर में हम क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम सिविल रॉन्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। लॉ ऑफ टॉट में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिविल रॉन्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। जैसे आपने अगर सिविल रॉन्ग की बात करें, तो आपने फाउंडेशन में एक एक्ट पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा था, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर एक पार्टी बेटा कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तो सामने वाली पार्टी क्या करती है? उसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में जाती है, सिविल सूट फाइल करती है। तो इज ए काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग, ये भी सिविल रॉन्ग है। बट सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल टॉट नहीं माना जाता, टॉट में तो बहुत कुछ आता है। मैं आपको बस बता रहा हूँ सिविल रॉन्ग क्या होता है। जहां पर क्राइम नहीं होता वो सिविल रॉन्ग है, और जहां पर क्राइम हो रहा हो वो क्या है? क्रिमिनल रॉन्ग है। अच्छा, अगर मर्डर हो रहा हो बेटा, ये मर्डर क्या है? क्राइम है, तो ये कौन सा रॉन्ग हो गया? सिविल रॉन्ग। बट लॉ ऑफ टॉट में कौन से रॉन्ग की बात हो रही है? सिविल रॉन्ग की बात हो रही है। सो टॉट का मतलब क्या है बेटा? टॉट का इंग्लिश में मतलब होता है रॉन्ग। और रॉन्ग कितने होते हैं? दो तरह के, एक सिविल रॉन्ग और दूसरा क्रिमिनल रॉन्ग। हम यहाँ पर लॉ ऑफ टॉट में किस रॉन्ग के बारे में पढ़ रहे हैं? सिविल रॉन्ग के बारे में। बट आगे देखिए, एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट टॉट। एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट ए टॉट। बट हर रॉन्गफुल एक्ट क्या नहीं है? टॉट नहीं है। सर ये क्या मतलब होगा? पहले आपने बोला टॉट का मतलब रॉन्ग होता है, फिर आपने बोला हर रॉन्ग टॉट नहीं होता। बिल्कुल, हर रॉन्गफुल एक्ट टॉट नहीं होता बेटा। वही रॉन्गफुल एक्ट को टॉट माना जाएगा जिस रॉन्गफुल एक्ट को इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ टॉट में रिकॉग्नाइज करा गया एज टॉट। मतलब हर रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या है?
तो बेटा अगर मैं यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे ही मैंने रॉन्गफुल एक्ट का आपको मतलब बताया, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर टिका हुआ है जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। पहले मैंने बोला टॉट का मतलब रॉन्ग होता है, फिर मैंने बोला हर रॉन्ग टॉट नहीं होता। तो फिर सर क्वेश्चन ये राइज होता है कौन से रॉन्ग टॉट है, कौन से रॉन्ग टॉट नहीं है। तो सर ध्यान से सुनो, वही रॉन्ग टॉट माने जाते हैं जिसमें आपके लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हो। जहां पर एक पर्सन के लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हैं वो रॉन्ग टॉट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लीगल राइट है राइट टू वोट, मैं अपना वोट एक्सरसाइज कर सकता हूं जब भी 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं या फिर स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के, तो हर 5 साल में मेरे पास राइट होता है वोट डालने का। अगर ये वोट डालने का राइट अगर मुझे नहीं दिया गया तो मेरा जो लीगल राइट है राइट टू वोट, दैट राइट इज इन्फ्रिंज्ड और वायलेटेड, तो माना जाएगा ये रॉन्गफुल एक्ट क्या है, टॉट है। बट हर रॉन्गफुल एक्ट क्या नहीं होता, टॉट नहीं होता। सिर्फ कौन से रॉन्गफुल एक्ट टॉट होते हैं, सिर्फ वही वाले रॉन्गफुल एक्ट टॉट माने जाते हैं जिसमें किसी पर्सन के लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हो। ये बात समझ आ गई बेटा? अभी बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, रॉन्गफुल एक्ट के बारे में। तो सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने क्या बोली, टॉट क्या होता है, टॉट का मतलब रॉन्ग होता है। और रॉन्ग कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक सिविल रॉन्ग, दूसरा क्रिमिनल रॉन्ग। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सिविल रॉन्ग के बारे में। बट मेक श्योर एवरी रॉन्ग इज नॉट ए टॉट, हर रॉन्ग क्या नहीं होता, टॉट नहीं होता। सिर्फ कौन से रॉन्ग टॉट माने जाते हैं, वही रॉन्ग टॉट माने जाते हैं जिसमें किसी पर्सन के लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हो। बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉट। तो कौन से सिविल रॉन्ग और कौन से रॉन्गफुल एक्ट टॉट नहीं होते, जिसमें एक पर्सन के लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो रहे हो, जिसमें एक पर्सन के लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो रहे हो वो टॉट नहीं माना जाता है। और जिस रॉन्ग में सिविल राइट, जिस रॉन्ग में किसी पर्सन के लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं वो टॉट माना जाता है। अभी इसके स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा आएंगे, एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट ए टॉट। अभी आपने पढ़ा टॉट का मतलब रॉन्ग होता है, रॉन्ग 2 तरह के होते हैं, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो कौन से रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग। बट मेक श्योर एवरी रॉन्गफुल एक्ट और एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉट। अब आते हैं टॉट की डेफिनेशन ऑफ टॉट। तो बेटा टॉट की डेफिनेशन कहां दी गई, लिमिटेशन एक्ट 1963 में दी गई है। लिमिटेशन एक्ट 1963 में टॉट की डेफिनेशन दी गई और सेक्शन 2 क्लॉज एम में डेफिनेशन दी गई। और क्या बोला गया, टॉट मींस ए सिविल रॉन्ग। टॉट का मतलब क्या होता है बेटा, एक सिविल रॉन्ग। टॉट में क्रिमिनल रॉन्ग की बात हो रही है, सिविल रॉन्ग की बात हो रही है, क्रिमिनल रॉन्ग की बात हो रही है। विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और टॉट का मतलब सिर्फ वो वाला सिविल रॉन्ग नहीं है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ कौन सा होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सिर्फ इस रॉन्ग की बात हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर बेटा टॉट की डेफिनेशन दे रखी है लिमिटेशन एक्ट में। टॉट का मतलब क्या है, सिविल रॉन्ग। और कौन सा सिविल रॉन्ग कह रहा है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, ये नहीं बताया भी कौन सा सिविल रॉन्ग, बट इतना जरूर बता दिया कि जो सिविल रॉन्ग की यहाँ पर टॉट में बात हो रही है वो सिर्फ कहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ वही सिविल रॉन्ग की बात नहीं हो रही, उसके अलावा और भी बहुत सारे सिविल रॉन्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर ये तो बेटा कंप्लीट नहीं हुई ना डपाती वाली, टॉट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, बिकॉज टॉट की डेफिनेशन में तो इतना बोल दिया, टॉट मींस सिविल रॉन्ग। कौन से सिविल रॉन्ग, बाद में ये बोला विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ क्या नहीं होते, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होते, ये बोल दिया। बट होते क्या है अभी भी डाउटफुल है। सो इन जनरल क्या दे रखी है, टॉट के बारे में बता रखा है, मीनिंग दे रखा है टॉट का क्या है, इन जनरल बता रहा हूं बेटा। टॉट कंसिस्ट ऑफ एनी एक्ट। टॉट का मतलब क्या है, एक एनी एक्ट और ओमिशन, एक एक्ट और एक ओमिशन। एक एक्ट किया जा रहा है, एक ओमिशन किया जा रहा है, डन बाय द डिफेंडेंट। कौन कर रहा है, डिफेंडेंट, जिसको मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, टॉट फीजर, कॉजिंग हार्म टू द प्लेंटिफ, जो किसको नुकसान पहुंचा रहा है, प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा रहा है। ये ध्यान से सुनिए बेटा, ये ध्यान से सुनिए। अच्छा अगर मेरे वोटिंग राइट मुझे ना मिले एक्सरसाइज करने के लिए, तो इस बात से मैं एग्रीव्ड होकर कहां जाऊंगा, सिविल कोर्ट जाऊंगा और क्या फाइल करूंगा, प्लेंट। याद है सीपीसी में हम पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में हम पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सब जो सूट जब इंस्टीट्यूट करा जाता है तो पहली स्टेज क्या, प्लेंट फाइल की जाती है। सो प्लेंट कौन फाइल करता है, जो एग्रीव्ड होता है। प्लेंट कौन फाइल करता है, जो एग्रीव्ड होता है। अच्छा टॉट का मतलब रॉन्ग है, रॉन्ग किसी एक पर्सन ने करा होगा, किसके अगेंस्ट, किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। सो जिसने रॉन्ग करा होगा दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, वो दूसरा पर्सन कहां जाएगा, कोर्ट में उसके अगेंस्ट प्लेंट फाइल करेगा। तो जो पर्सन प्लेंट फाइल करेगा उसको नुकसान पहुंचा होगा, वो बन गया प्लेंटिफ, और जिसने नुकसान पहुंचाया होगा उसके अगेंस्ट केस होगा बेटा, वो बन गया डिफेंडेंट।
और डिफेंडेड मतलब जिसने वो टॉट करा है, इसलिए उसका नाम हमने क्या दिया, टॉट फीजर। सो टॉट का मतलब क्या है, कोई एक एक्ट, कोई एक ओमिशन, कोई एक एक्ट या कोई एक ओमिशन, किसकी, डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट मतलब वो पर्सन जिसने, जिसको टॉट फीजर बोला गया। टॉट फीजर मतलब जिसने टॉट कमिट करा है, टॉट मतलब सिविल रॉन्ग करा है। टॉट का मतलब क्या था, सिविल रॉन्ग। तो टॉट मतलब एक ऐसा एक्ट और एक ऐसा ओमिशन जो किसने किया है, डिफेंडेंट ने किया है। डिफेंडेंट मतलब टॉट फीजर, जिसने वो टॉट करा है। कॉजिंग हार्म टू प्लेंटिव, जिससे किसको नुकसान पहुंचा, प्लेंटिव को नुकसान पहुंचा, इसलिए प्लेंटिव उसके अगेंस्ट कहां गया, डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट में गया। और बेटा उसने क्या फाइल करी होगी, प्लेंट फाइल करी होगी। सो इन जनरल टॉट के बारे में बताया कि टॉट एक एक्ट है, एक ओमिशन है, डन बाय द एंड डन बाय ए पर्सन। आप इसको ये भी लिख सकते हो, डन बाय ए पर्सन कॉजिंग हार्म टू अदर पर्सन। और डन बाय ए पर्सन, जिसने डन वो किया है वो कौन है, डिफेंडेंट। और जिसको नुकसान पहुंचा वो कौन है, प्लेंटिव। बिकॉज इसलिए वो कहां जा रहा है, सूट फाइल करने जा रहा है, प्लेंट फाइल करने जा रहा है सिविल कोर्ट में। और बेटा जो भी टॉट कमिट करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, टॉट फीजर का नाम देंगे। यहां तक बात समझ आ गई। चलो जी एक बार दोबारा से देखिए क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ टॉट में टॉट का मतलब क्या है। तो बच्चा टॉट का मतलब होता है रॉन्ग। टॉट का मतलब क्या होता है, रॉन्ग। और रॉन्ग होता है दो तरह के सर, एक होता है सिविल रॉन्ग, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग। सर क्रिमिनल रॉन्ग में तो क्राइम की बात आती है, जहां पर रॉन्ग हो रहा बट क्राइम ना हो रहा, वो सिविल रॉन्ग है। अभी हम पढ़ेंगे बेटा, जैसे डिफमेशन, आप किसी की रेपुटेशन को पब्लिकली हार्म करते हो एक गलत स्टेटमेंट देकर। जैसे आपने देखा होगा आए दिन पॉलिटिशियन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। पीछे चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने भी क्या करा था, नितिन गडकरी के अगेंस्ट, अरुण जेटली के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी कि ये करप्टेड है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो उन्होंने बेटा डिफमेशन केस किया था इनके ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल ने फिर उसके ऊपर बकायदा रिटर्न में अपॉलॉजी मांगी थी इनसे। सो डिफमेशन इज ऑल्सो टॉट। और ये कौन सा टॉट है बेटा, ये सिविल हुआ है, क्रिमिनल हुआ, सिविल रॉन्ग है ये। सो टॉट मतलब रॉन्ग, और कौन सा रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग या सिविल रॉन्ग, तो आंसर इज सिविल रॉन्ग। बट हर एक सिविल रॉन्ग, हर एक रॉन्गफुल एक्ट टॉट नहीं माना जाता। कौन से सिविल रॉन्ग और कौन से रॉन्गफुल एक्ट टॉट नहीं माने जाते, जिसमें किसी पर्सन के लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो रहे हो, वो टॉट नहीं माने जाते। अब टॉट है क्या बेटा, तो टॉट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एम में लिमिटेशन एक्ट में दिया। और टॉट के बारे में क्या बोला, टॉट का मतलब क्या होता है, सिविल रॉन्ग। टॉट का मतलब सिविल रॉन्ग बट विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, बट जो सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बट इन जनरल बताया टॉट क्या होता है। इन जनरल टॉट का मतलब कोई एक एक्ट, कोई एक ओमिशन है जो डिफेंडेंट ने करी है, जो टॉट फीजर है, जिससे नुकसान पहुंचा है प्लेंटिफ को, और जिसकी वजह से प्लेंटिफ कहां जा रहा है, सूट फाइल करने जा रहा है, प्लेंट फाइल कर रहा है सिविल कोर्ट में। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन अभी वहीं का वहीं है सर। टॉट का मतलब रॉन्ग होता है, रॉन्ग मतलब सिविल रॉन्ग, बट आपने बोला एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉट। हाँ जी, क्वेश्चन वही का वही है, कौन से सिविल रॉन्ग टॉट है, कौन से सिविल रॉन्ग टॉट नहीं है। ये बात यहां तक समझ आ गई। टॉट मतलब रॉन्ग, रॉन्ग दो तरह के, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर लॉ ऑफ टॉट में वो सिविल रॉन्ग है, बट बाद में स्टेटमेंट में दिखा गया कि हर सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता। सो क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है कि कौन से सिविल रॉन्ग टॉट है और कौन से सिविल रॉन्ग टॉट नहीं है। तो नीचे बेटा देखो, कंडीशंस फॉर टॉट क्या मिल रही है आपको, कंडीशंस फॉर टॉट। कंडीशंस फॉर टॉट में क्या पढ़ेंगे बेटा, तीन कंडीशंस पढ़ेंगे, नीचे आपको मिल रही होंगी। तीन कंडीशंस लिखिए बेटा। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो बेटा वो एक्ट और ओमिशन को क्या मानेंगे, टॉट मानेंगे। मतलब उस रॉन्गफुल एक्ट को टॉट मानेंगे। और अगर तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो बेटा वो रॉन्गफुल एक्ट क्या नहीं माना जाएगा, टॉट नहीं माना जाएगा। तो कौन सा रॉन्गफुल एक्ट टॉट माना जाता है और कौन सी रॉन्गफुल ओमिशन टॉट मानी जाती है, तो वो वाले रॉन्गफुल एक्ट, वो वाली रॉन्गफुल ओमिशन टॉट मानी जाएगी जो ये तीन कंडीशन को फुलफिल कर दे। चलो जी, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बिफोर एन एक्ट और ओमिशन टू बी कंसिडर्ड एज टॉट। आपने क्या पढ़ा था, टॉट क्या होता है, टॉट का मतलब कोई एक एक्ट और कोई एक ओमिशन, यही आपने पढ़ा था। टॉट का मतलब क्या होता है, एक एक्ट और एक ओमिशन। एन एक्ट और ओमिशन टॉट मानी जाती है। तो कौन से एक्ट और कौन सी ओमिशन को टॉट माना जाएगा और कौन से सिविल रॉन्ग को टॉट माना जाएगा, तो बेटा जो नीचे लिखी तीन कंडीशंस को फुलफिल कर दे उसे हम क्या मानेंगे,
टॉर्ट मानेंगे रॉन्गफुल एक्ट को, और जो नीचे लिखी तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया उस रॉन्गफुल एक्ट को हम टॉर्ट नहीं मानेंगे। पहली कंडीशन देखो, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट। पहली कंडीशन ये बोलती है कि टॉर्ट तब माना जाएगा जब उसमें एक रॉन्गफुल एक्ट हो और रॉन्गफुल ओमिशन हो, और डिफेंडेंट मतलब टॉर्ट फीजर। अब इस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या है? सो रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर, वो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऐसे नेचर की है विच ऑफ सच नेचर विच द लॉ प्रोटेक्ट्स। रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन ऐसी होनी चाहिए जिसको लॉ मेकर खुद प्रोटेक्ट करता हो। जैसे राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार है, बट सेम टाइम पर लॉ मेकर ये भी बोलता है अगर किसी का वोटिंग राइट इन्फ्रिंज किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, उसको वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो उसके राइट को प्रोटेक्शन दी गई है लॉ में, वो उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता है। सो रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर, वो रॉन्गफुल एक्ट ऐसा होना चाहिए विच द लॉ प्रोटेक्ट्स, जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता हो। नीचे बेटा आगे देखिए एरो में क्या लिखा है, एवरी पर्सन हुज लीगल राइट्स आर वायलेटेड। हर वो पर्सन जिसके लीगल राइट अफेक्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर राइट टू रेपुटेशन, मतलब हर पर्सन का राइट है रेप्यूटेड होने का। अगर किसी का कोई राइट ये है रेप्यूटेड वाला, पब्लिकली कोई इन्फ्रिंज कर रहा है बेटा, गलत स्टेटमेंट देकर, रॉन्ग स्टेटमेंट देकर, या फिर किसी पर्सन को वोट डालने का अधिकार और वो उसे नहीं मिल रहा, तो माना जाएगा अगर आपका राइट टू रेपुटेशन है, राइट टू वोट अगर इन्फ्रिंज हुआ है, दैट मींस रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन हुई है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुई है। मतलब कहीं भी अगर आपके लीगल राइट अफेक्ट हुए, क्या हुए बेटा अफेक्ट? लीगल राइट, एक ऐसा लॉन्गफुल एक्ट और एक ऐसी ओमिशन जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता हो, बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मस्ट बी ऑफ सच नेचर, wrongful act must be of such nature which the law protects। हर एक wrongful act को लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है जी, हर एक wrongful act को लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता, जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है वही माना जाएगा wrongful act और omission है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि एक एक्ट को, एक सिविल रॉन्ग को तब टॉर्ट माना जाएगा जब बेटा उस सिविल रॉन्ग में एक wrongful एक्ट हो और एक wrongful omission हो, किसके द्वारा? डिफेंडेंट द्वारा। डिफेंडेंट मतलब टॉर्ट फीजर द्वारा। इतनी बात समझ आ गई? दूसरा बेटा, रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेजेस, मतलब एक पर्सन ने जो रॉन्गफुल एक्ट किया है उस रॉन्गफुल एक्ट से सामने वाले को लीगल डैमेज हुए हैं। मतलब अगर मैंने कोई रॉन्गफुल एक्ट या कोई रॉन्गफुल ओमिशन किया आपके अगेंस्ट, जिससे आपको क्या पहुंचे? लीगल डैमेज पहुंचे। सर लीगल डैमेज का मतलब क्या होता है? नीचे देखिए, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। पहला कंडीशन क्या थी? रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन वो होनी चाहिए जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता हो। जिसको क्या करता हो? लॉ प्रोटेक्ट करता हो। जैसे राइट टू रेपुटेशन, राइट टू वोट, इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है, लॉ में इसे जगह दी गई है, मतलब बताया गया कि अगर ये इन्फ्रिंज होंगे तो आप इसके अगेंस्ट रेमेडी ले सकते हो। सो रॉन्ग, पहली कंडीशन ये थी, वो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड होने चाहिए। दूसरा बेटा, उस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन से सामने वाले को क्या पहुंचे हैं? लीगल डैमेज। और रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कॉज लीगल डैमेज टू प्लेंटिफ, मतलब डिफेंडेंट ने जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है उससे प्लेंटिफ को लीगल डैमेजेस हुए हैं। और लीगल डैमेजेस का मतलब प्लेंटिफ के क्या हुए हैं? लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं। क्या हुए हैं? लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब ये लीगल डैमेजेस को बेटा लॉ ऑफ टॉर्ट में दो मैक्सिम द्वारा एक्सप्लेन करा गया है। लीगल डैमेज जो आपका है इसको लॉ मेकर ने क्या कर, लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या करा गया? दो मैक्सिम से एक्सप्लेन करा गया। पहला मैक्सिम क्या है? डेमनम सिने इंजुरिया, और दूसरा है इंजुरिया सिने डेमनम। बेटा अगर आपको ये समझ आ गया, चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये तीन कंडीशन जो मैं बता रहा हूं आपको समझ आ गई, क्योंकि हर एक सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता, सिर्फ वही सिविल रॉन्ग टॉर्ट माना जाएगा जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। पहली कंडीशन हमने पढ़ ली। पहली कंडीशन ये बोलती है कि रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऐसा हो जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता हो। दूसरी कंडीशन ये थी, उस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन से सामने वाली पार्टी को लीगल डैमेज पहुंचे हो। उस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन से सामने वाले को लीगल डैमेज पहुंचे हो। अब लीगल डैमेज बेटा दो मैक्सिम में एक्सप्लेन करा गया। पहला मैक्सिमम डेमनम सिने इंजुरिया, और दूसरा मैक्सिमम है इंजुरिया सिने डेमनम। चलो पहला मैक्सिम देखिए क्या होता है, डेमनम सिने इंजुरिया। बेटा इसको अलग अलग तोड़कर पढ़ाया गया। डेमनम का मतलब अलग है और इंजुरिया का मतलब अलग है। तो डेमनम सिने इंजुरिया में जो डेमनम होता है, डेमनम का मतलब होता है हार्म या फिर लॉस या फिर डैमेज। डेमनम का मतलब क्या होता है?
कोई हार्म पहुंचाया गया या लॉस पहुंचाया गया, डैमेज पहुंचाया गया। कैसे? मनी वाइज, मेरे किसी एक्ट से आपको मनी वाइज नुकसान हुआ है, मतलब डैमनम है ये। या फिर हेल्थ वाइज नुकसान हुआ है, या फिर कंफर्ट वाइज नुकसान हुआ है। तो डैमनम का मतलब किसी एक पर्सन को क्या पहुंचा है, हार्म या फिर लॉस या फिर डैमेज। किस वाइज? मनी वाइज या हेल्थ वाइज या कंफर्ट वाइज। और इंजुरिया कहता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, मतलब डैमनम सिन इंजुरिया कहता है हार्म, लॉस और डैमेज भी हुआ है, और एज वेल एज मेरे लीगल राइट भी क्या हुए, अफेक्ट हुए। दोनों चीज प्रेजेंट है, मतलब एक पर्सन को हार्म भी हुआ, लॉस भी हुआ, डैमेज तो हुआ ही हुआ है, एज वेल एज उसके लीगल राइट भी इन्फ्रिंज हुए, एज वेल एज उसके लीगल राइट भी इन्फ्रिंज हुए। सो डैमनम सिने इंजुरिया कहता है अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो माना जाएगा पर्सन को लीगल डैमेजेस हुए हैं, पर्सन को लीगल डैमेजेस हुए हैं। दूसरा मैक्सिम कहता है इंजुरिया सिने डैमनम, इंजुरिया सिने डैमनम कहता है वेयर नो डैमनम इज प्रेजेंट, नो डैमनम इज प्रेजेंट, डैमनम प्रेजेंट नहीं है, मतलब मेरे एक्ट से, मेरे ओमिशन से आपको कोई हार्म, कोई लॉस, कोई डैमेज नहीं हुआ, मतलब मैंने ना तो आपको मनी वाइज, ना हेल्थ वाइज, ना कंफर्ट वाइज कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने आपको ना तो मनी वाइज, ना हेल्थ वाइज, ना कंफर्ट वाइज कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ इंजुरिया प्रेजेंट है। इंजुरिया सिने डैमनम कहता है डैमनम प्रेजेंट नहीं है, कोई मनी वाइज, कोई हेल्थ वाइज, कोई कंफर्ट वाइज कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है, इंजुरिया हुआ है। इंजुरिया मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। और अगर सिर्फ एक पर्सन के इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, अगर एक पर्सन के सिर्फ क्या हुआ है, लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, अगर एक पर्सन के लीगल राइट सिर्फ इन्फ्रिंज हुआ है तो क्या माना जाएगा, डैमनम सिने इंजुरिया या फिर इंजुरिया सिने डैमनम। मतलब अगर एक पर्सन के सिर्फ लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं बट उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरा राइट है राइट टू वोट, हाँ जी, मैं पोलिंग बूथ पर गया और मुझे वोट डालने नहीं दिया, मैं पोलिंग बूथ पर गया, मुझे वोट डालने नहीं दिया, मुझे बताइए कोई हार्म, कोई लॉस, मनी वाइज कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं। हेल्थ वाइज को नुकसान पहुंचा? नहीं। कंफर्ट वाइज को नुकसान पहुंचा? नहीं। मेरे को ना तो हेल्थ वाइज, ना मनी वाइज, ना कंफर्ट वाइज कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मतलब डैमनम नहीं था। बट मेरा वोट डालने का राइट था ना, तो ये मेरा राइट जो है वोट डालने का, ये लीगल राइट मेरा इन्फ्रिंज हुआ है, तो सिर्फ क्या प्रेजेंट है, इंजुरिया प्रेजेंट है। और लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है अगर सिर्फ इंजुरिया प्रेजेंट है, अगर आपके सिर्फ लीगल राइट भी अफेक्ट हुए ना, तब भी माना जाएगा वो लीगल डैमेजेस आपको पहुंचे हैं। तो लीगल डैमेजेस कब माना जाएगा, लीगल डैमेजेस हुए आपको? तो लीगल डैमेजेस माना जाता आपको हुए दो केस में, पहला जब डैमनम सिने इंजुरिया प्रेजेंट हो या फिर इंजुरिया सिने डैमनम प्रेजेंट हो। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया इंजुरिया सिने डैमनम का राइट टू वोट। अब डैमनम सिने इंजुरिया का एग्जांपल सुनिए। भाई मेरा राइट है, मेरा राइट है, अभी हम एक जाकर लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ेंगे फॉल्स इंप्रिजनमेंट। क्या पढ़ेंगे हम? फॉल्स इंप्रिजनमेंट। अगर आपको इंप्रिजनमेंट में, फॉल्स मतलब अगर आपको घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाए, घर की आपको चार दीवारी में कैद कर दिया जाए, और बेटा जो आपका राइट है, राइट टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी अपनी बॉडीली, आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट देता है कि आपका फ्रीडम, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो वो राइट मेरा क्या होगा, खत्म हो गया, बिकॉज मुझे एक चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया। ठीक है जी। और कैद फॉल्स इंप्रिजनमेंट बोला गया कि आपको चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया, जिसकी वजह से आपका, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ है, जो राइट है फ्रीली मूव करने का वो खत्म हो गया। और एज वेल एज क्या हुआ, उस पर्सन को मारा भी गया, उसको फिजिकल इंजरी भी पहुंचाई, जिसको क्या करा गया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट करा गया। फॉल्स इंप्रिजन मतलब उसको कैद करा गया। मान लीजिए आपने बोला जी पापा मुझे प्यार हो गया, मुझे शादी करनी है, और पापा ने बोला किससे, तो आपने बताया जी फलाने से, तो पापा ने क्या करा, आपको चार दीवारी में कैद कर दिया, रूम में कैद कर दिया, चलो तेरे प्यार का भूत निकालता हूं, और खूब पहला बेटा। और क्या हुआ, आपका जो राइट है, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली, वो आपका राइट क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। तो लीगल राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ, मतलब इंजुरिया तो है, और एज वेल एज आपको मारा भी गया, जिसकी वजह से आपको हेल्थ वाइज क्या हुआ, कंफर्ट वाइज नुकसान हुआ। हेल्थ वाइज या कंफर्ट वाइज आपको नुकसान हुआ, मतलब क्या प्रेजेंट है, डैमनम भी प्रेजेंट है। तो जहां पर बेटा डैमनम भी प्रेजेंट हो, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, कंफर्ट वाइज भी आपको नुकसान पहुंचा है, और दूसरा आपके लीगल राइट भी इन्फ्रिंज हुआ है,
तो माना गया वहां पर लीगल डैमेजेस पहुंचे हैं, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, लीगल डैमेजेस पहुंचे हैं ये वाले। और अगर मान लीजिए आपको कोई डैमनम मतलब कोई मनी वाइज, कोई हेल्थ वाइज, कोई कंफर्ट वाइज कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ इंजुरिया था बेटा, इंजुरिया प्रेजेंट था। इंजुरिया मतलब आपके लीगल राइट को अफेक्ट करा है, आपके लीगल राइट को अफेक्ट करा है, आपके लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, और मनी वाइज, हेल्थ वाइज और कंफर्ट वाइज कोई नुकसान नहीं हुआ, तो माना जाएगा जब इंजुरिया प्रेजेंट है तो इंजुरिया सिने डैमनम कहता है राइट टू वोट। एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू वोट, वोट डालने का राइट है, आप वोट डालने के आपको मना कर दिया गया, बट कोई मनी वाइज, कोई हेल्थ वाइज, कोई कंफर्ट वाइज आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, बट आपका वोट डालने का अधिकार तो खत्म हो गया ना। तो बेटा ये आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, सिर्फ डैमनम नहीं है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं बेटा, ये एक्सप्लेन करता है लीगल डैमेजेस को एज इंजुरिया सिने डैमनम। सो चाहे डैमनम सिने इंजुरिया हो, चाहे इंजुरिया सिने डैमनम प्रेजेंट हो, दोनों ही केस में क्या माना जाएगा, लीगल डैमेजेस प्रेजेंट है। और जहां पर एक पर्सन के, पहली कंडीशन, जहां पर एक पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, जहां पर एक पर्सन का रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन को लॉ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और उस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन को क्या करा गया, इन्फ्रिंज। अच्छा, राइट टू वोट मेरा है राइट, इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है कि हर बंदे को राइट मिलना चाहिए, और सेकंड कंडीशन, इस राइट को आपने क्या कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया, वॉयलेट कर दिया, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेजेस टू अदर। ये जो रॉन्गफुल एक्ट था आपका, इससे मुझे क्या पहुंचे, लीगल डैमेजेस पहुंचे। ये बात समझ आ गई बेटा। और लीगल डैमेजेस को हमने एक्सप्लेन करा टू मैक्सिम से, पहला डैमनम सिने इंजुरिया, दूसरा इंजुरिया सिने डैमनम। और तीसरी कंडीशन, वो रॉन्गफुल एक्ट जो था बेटा, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर, मस्ट बी ऑफ सच नेचर एज टू गिव राइज टू ए लीगल रेमेडी। और रॉन्गफुल एक्ट ऐसे नेचर का है जिसके अगेंस्ट आपको कोई लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। रॉन्गफुल एक्ट ऐसे नेचर का है जिसके अगेंस्ट आपको लीगल रेमेडी मिलती है। और बेटा रेमेडी दो तरह की लॉ ऑफ टॉर्ट में, एक जुडिशियल रेमेडी जो हम कोर्ट से जाकर लेते हैं, कोर्ट में जाकर लेते हैं जुडिशियल रेमेडी, कोर्ट के पास अप्रोच करते हैं प्लेंट फाइल करके, और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जो बिना कोर्ट में जाए, सेल्फ हेल्प। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई अटैक करता है, तो बेटा पहले आप गांधी जी की तरह खाओगे थोड़ी थप्पड़, फिर उसके बाद जाओगे। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में आपको बोला गया कि आप विदाउट गोइंग टू कोर्ट आप खुद भी रेमेडी ले सकते हैं, उस रेमेडी को बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। उस रेमेडी को क्या बोला गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। बताइए यहां तक समझ आ गई बात। तीन कंडीशन हमारी बेटा ये कंप्लीट हो गई है, कोई डाउट यहां तक। और हमने क्या पढ़ा कि टॉर्ट, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, टॉर्ट का मतलब सिविल रॉन्ग होता है, और हर एक सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता। अब मुझे बताइए आप कौन सा सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता। अब आपको जितना मैंने पढ़ा दिया इससे आपको आंसर मिल जाना चाहिए। टॉर्ट का मतलब रॉन्ग होता है, और कौन सा रॉन्ग, सिविल रॉन्ग। बट नीचे लिखा था हर एक सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता। तो सर नीचे आइए, हर एक सिविल रॉन्ग कौन सा टॉर्ट नहीं होता, सर जहां पर सिर्फ डैमनम प्रेजेंट हो। अच्छा, दोनों लीगल डैमेजेस के मैक्सिम में आपने क्या पढ़ा, एक एक्ट और ओमिशन क्या मानी जाएगी, एक एक्ट और ओमिशन टॉर्ट मानी जाएगी, एक सिविल रॉन्ग टॉर्ट माना जाएगा अगर उस सिविल रॉन्ग में तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए। यही पढ़ा हमने। पहली कंडीशन क्या पढ़ी, एक रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऐसा हो जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता हो। दूसरा, वो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन से सामने वाले को लीगल डैमेजेस पहुंचे हो, और उस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन से आपको लीगल रेमेडी मिलती हो। ठीक है जी। जब हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी, रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन से आपको लीगल डैमेज पहुंचे हो, तो लीगल डैमेज को समझने के लिए हमने दो मैक्सिम पढ़े। पहला मैक्सिम पढ़ा डैमनम सिने इंजुरिया, दूसरा मैक्सिम पढ़ा इंजुरिया सिने डैमनम। दोनों में बच्चों एक चीज कॉमन है, अगर आप गौर करो तो क्या, दोनों में एक चीज क्या कॉमन है, इंजुरिया। डैमनम सिने इंजुरिया में भी इंजुरिया है, और इंजुरिया सिने डैमनम में भी इंजुरिया है। दोनों इंजुरिया का मतलब क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। मतलब अगर आपके लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं तो माना जाएगा लीगल डैमेजेस आपको पहुंचे हैं। बट अगर मान लीजिए लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुए, सिर्फ डैमनम प्रेजेंट है, एक किसी भी तो रह गया ना, सिर्फ डैमनम प्रेजेंट है। हाँ जी, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, कंफर्ट वाइज नुकसान हुआ है, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, कंफर्ट वाइज लॉस हुआ है हमें, मतलब डैमनम प्रेजेंट है, बट मेरे को लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुए, मेरे कोई लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुए। मतलब ये वाला जो सिविल रॉन्ग है इसको हम क्या नहीं मानेंगे, टॉर्ट नहीं मानेंगे। तो ऐसा एक सिविल रॉन्ग जहां पर आपको क्या हो रहा है, मनी वाइज,
हेल्थ वाइज या कंफर्ट वाइज कोई क्या पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, ऐसा एक सिविल रॉन्ग जहां पर आपको मनी वाइज, हेल्थ वाइज और कंफर्ट वाइज नुकसान पहुंचा है वो, और बट सिर्फ वहां पर डैमनम प्रेजेंट है, मतलब इंजरिया प्रेजेंट नहीं है, वो भी एक सिविल रॉन्ग है, बट वो सिविल रॉन्ग क्या नहीं है, टॉट नहीं है। सर इसका एक नीचे देखिए बेटा, इसको मैंने एक्सप्लेन करा है एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। विच डैमेजेस इज नॉट कंसिडर्ड एज लीगल डैमेजेस इन द आइज ऑफ लॉ। हमने क्या पढ़ा, हर एक सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता, हर एक डैमेज लीगल डैमेज नहीं होते, तो कौन सा सिविल रॉन्ग टॉट नहीं माना जाता और कौन सा डैमेज लीगल डैमेज नहीं माना जाता। सो डैमेजेस इन विच ओनली डैमनम इज प्रेजेंट, ऐसे डैमेजेस सिर्फ जिसमें क्या प्रेजेंट हो, डैमनम प्रेजेंट हो। डैमनम मतलब जिसमें आपको क्या हुआ, मनी वाइज, हेल्थ वाइज या कंफर्ट वाइज हार्म पहुंचा है, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, कंफर्ट वाइज आपको हार्म, लॉस या डैमेज पहुंचे हैं, एंड नो इंजुरिया, और बट इंजुरिया प्रेजेंट नहीं है वहां पर, मतलब लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुए, then we can say that this damages is not considered as legal damages। तो मतलब कौन से डैमेज लीगल डैमेजेस नहीं होते, सर वो वाले डैमेज लीगल डैमेज नहीं होते जहां पर इंजुरिया प्रेजेंट नहीं होता और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, डैमनम। तो अगर ऐसे डैमेजेस जहां पर सिर्फ डैमनम डैमनम प्रेजेंट है, इंजुरिया प्रेजेंट नहीं है, वो डैमेजेस लीगल डैमेजेस नहीं है, और वो सिविल रॉन्ग बेटा टॉट भी नहीं माना जाता। डैमनम इज नॉट ए थिंग विच इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। अच्छा, लॉ मेकर डैमनम को थोड़ी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके मनी वाइज, हेल्थ वाइज, कंफर्ट वाइज उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, इट इज ओनली इंजुरिया विच इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। लॉ मेकर यहाँ पर लॉ ऑफ टॉट में किसको प्रोटेक्ट की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, इंजुरिया को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। इंजुरिया मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, कि किसी के लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। सो वेन एवर देर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, जब भी लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, देन इट इज ओनली कंसिडर्ड एज लीगल डैमेजेस। तो जहां पर सिर्फ लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हो वो माने जाते हैं बेटा लीगल डैमेजेस, और जहां पर लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं होते वो लीगल डैमेजेस नहीं माने जाते। तो मतलब जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, जहां देखो अगर डैमनम भी प्रेजेंट है, इंजुरिया भी प्रेजेंट है, डैमनम भी प्रेजेंट, इंजुरिया भी प्रेजेंट, तो डैमनम सिन इंजुरिया कहता है लीगल डैमेजेस है। अच्छा, डैमनम प्रेजेंट नहीं है, इंजुरिया प्रेजेंट है, इंजुरिया सिन एंड डैमनम कहता है ये भी लीगल डैमेजेस है। पर जहां पर सिर्फ डैमनम प्रेजेंट है, इंजुरिया प्रेजेंट नहीं है, कोई केस मैंने आपको बताया नहीं, जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, डैमनम प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट ना हो, इंजुरिया, तो वो डैमेजेस कौन से हो गए, वो वाले डैमेजेस हुए जो लीगल डैमेजेस नहीं है, उनको प्रोटेक्ट नहीं करा गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इफ आई ओन ए शॉप, मेरी बेटा एक शॉप है, एंड यू ऑल्सो ओपन ए शॉप इन द नेबरहुड, आपने भी बगल में आप पर एक शॉप खोल दी, मेरी एक शॉप है बेटा और बगल में आपने भी आकर शॉप खोल दी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से आई लूज सम कस्टमर, मेरे कुछ कस्टमर क्या हो गए, कम हो गए, एंड माई प्रॉफिट्स फॉल्स ऑफ, और मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो मेरी शॉप थी बेटा, कोई भी शॉप थी, ग्रोसरी की या फिर जनरल स्टोर, कुछ भी एक शॉप थी, और बगल में आपने भी शॉप खोल दी, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर मेरे कम हुए और आपके पास शिफ्ट हो गए, और जिससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए, मुझे क्या नुकसान हुआ है, डैमनम हुआ है, यस मुझे डैमनम हुआ है। डैमनम कैसे हुआ है, मुझे लॉस पहुंचा है, बताइए मनी वाइज, हेल्थ वाइज या कंफर्ट वाइज, मनी वाइज, पहले कस्टमर मेरे पास आते थे अब आपके पास आ रहे हैं, मनी वाइज मुझे नुकसान पहुंचा, यस डैमनम है सर, यस डैमनम है, डैमनम है सर। आई कैन नॉट सू यू, बट मैं आपके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता, क्यों, फॉर द लॉस इन प्रॉफिट, बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग योर लीगल राइट, क्या आपने मेरे लीगल राइट को इन्फ्रिंज करा क्या, भाई मेरा लीगल राइट है ट्रेड करना, तो आपका भी लीगल राइट है ट्रेड करना, और अगर आप अपना राइट एक्सरसाइज करते समय मेरे को कुछ नुकसान पहुंच रहा है मनी वाइज, हेल्थ वाइज, कंफर्ट वाइज, तो आप रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो इस चीज के लिए। लॉ मेकर तो यहाँ पर लॉ ऑफ टॉट में किस डैमेज की बात कर रहा है, यहाँ पर वो डैमेज की बात कर रहा है जो इंजुरिया की बात हो रही है, यहाँ पर बार बार किसकी बात बोली जा रही है, इंजुरिया। अगर यहाँ पर इंजुरिया प्रेजेंट होता, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होता, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट होता, तो फिर माना जाता लीगल डैमेजेस पहुंचे हैं, मतलब डैमनम तो था और साथ में इंजुरिया भी होता, तो फिर डैमनम सिन इंजुरिया मतलब लीगल डैमेजेस है। और अगर सिर्फ इंजुरिया होता, लीगल राइट अफेक्ट हो रहे हैं, डैमनम नहीं होता, तब भी लीगल डैमेज माने जाते इंजुरिया सिन डैमनम में। बट इस वाले एग्जाम्पल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, इस वाले एग्जाम्पल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, डैमनम प्रेजेंट है, मतलब क्या प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ डैमनम प्रेजेंट है,
और इंजरिया प्रेजेंट नहीं है, सो मनी वाइज तो मुझे नुकसान पहुंचा है बट लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुए, तो क्या ये डैमेज लीगल डैमेजेस है? आंसर इज नो, ये डैमेज लीगल डैमेजेस नहीं है। और बेटा ये सिविल रॉन्ग क्या नहीं माना जाएगा? टॉर्ट नहीं माना जाएगा। तो बेटा कौन सा सिविल रॉन्ग टॉर्ट माना जाता है? सिर्फ वही वाला सिविल रॉन्ग टॉर्ट माना जाता है। एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट ए टॉर्ट। तो कौन से वाले सिविल रॉन्ग टॉर्ट हुए? जिसमें बेटा इंजुरिया प्रेजेंट हो। इंजुरिया मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट प्रेजेंट हो, चाहे डैमनम हो चाहे ना हो। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हो रहे हैं तो माना जाएगा टॉर्ट है ये। और अगर लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुए, सिर्फ डैमनम है, मनी वाइज, कंफर्ट वाइज, हेल्थ वाइज नुकसान हुए, तो माना जाएगा ये सिविल रॉन्ग क्या नहीं है? टॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो शुरू किया था बेटा हमने क्लास में कि हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता, ये आपको बात समझ आ गई? पक्का इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया? हाँ जी। अब एक क्वेश्चन है बेटा, लीगल डैमेजेस क्या होते हैं? आंसर में आप लिख दोगे लीगल डैमेजेस क्या होते हैं? लीगल डैमेजेस वो होते हैं बेटा जहां पर इंजरिया प्रेजेंट हो। इंजरिया का मतलब जहां पर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुए हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। समझ आ रहा है बच्चों यहां तक? इजी है, मुश्किल तो नहीं है? मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े से आप इजी कहोगे कॉन्सेप्ट को, बस थोड़े जो लैंग्वेज है बेटा, जो फ्रेजेस आ रही हैं, बस आपको फ्रेजेस याद रखनी है। चलिए देखिए अब आगे। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे मेंसरिया के बारे में। मेंसरिया क्या होता है? तो जितना अभी तक हमने पढ़ा बेटा उसका रेलिवेंस मेंसरिया के साथ कैसे है? तो मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। और जनरल जो प्रिंसिपल मेंसरिया का दिया है बेटा, वो प्रिंसिपल का नाम देखिए, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। और ये क्या बोलता है बेटा प्रिंसिपल? द एक्ट्स इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ ए गिल्ट माइंड। मतलब बेटा एक एक्ट गलत नहीं है जब तक वो गलत इंटेंशन के साथ ना करा गया हो। मतलब एक एक्ट में कोई गिल्ट नहीं है जब तक वो गलत इंटेंशन से ना करा गया हो। और इसको सिंपली बोले तो एक एक्ट गलत नहीं होता बेटा जब तक उसको गलत इंटेंशन से ना करा गया हो। एंड मेंस रिया मतलब द एक्ट मस्ट बी डन आइदर विद रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। एक्ट में चेक करा जाएगा उस रॉन्गफुल जो एक्ट जो आपने किया है बेटा, वो चेक किया जाएगा उसमें रॉन्गफुल इंटेंशन या नेग्लिजेंस है नहीं है। इंटेंशन क्या होती है बेटा? जहां पर आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं। आपने एक मूवी देखी थी रुस्तम मूवी। रुस्तम मूवी में जो रुस्तम होते हैं अक्षय कुमार, वो ये प्रूफ करते हैं कि मैंने सेल्फ डिफेंस करा है, मैंने मर्डर नहीं किया सामने वाली पार्टी का, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की। मैंने तो अपने डिफेंस में अपना बचाव किया और इसलिए सामने वाला मर गया, मैं अपना डिफेंस जब कर रहा था। तो बेटा उस केस में माना जाता है कि जो रुस्तम था उसकी तो कोई रॉन्गफुल इंटेंशन थी ही नहीं, तो उसको पनिश नहीं करा गया, क्योंकि उस केस में वहां पर क्या प्रेजेंट नहीं था? मेंस रिया प्रेजेंट नहीं था। तो बेटा एक ही चीज के दो पहलू हो गए। एक बेटा जहां पर मर्डर होता है मर्डर करने की इंटेंशन से, तो वहां पर मेंस रिया प्रेजेंट है बिकॉज वहां पर इंटेंशन है आपकी। और एक बेटा मर्डर हो रहा है जहां पर हम डिफेंस कर रहे हैं अपने आप को, और वहां पर हमारी इंटेंशन अपने आप को सेव करने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, ना कि सामने वाले को। हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ना कि सामने वाले को हम मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटेंशन गलत नहीं है। तो इसलिए बोला गया बेटा वो रॉन्गफुल जो एक्ट और ओमिशन है उसमें ये चेक करा जाएगा, उसमें इंटेंशन और आपकी नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब आपकी लापरवाही तो नहीं है, आपकी कोई लापरवाही तो नहीं है। तो ये भी चेक करा गया आपकी आपकी इंटेंशन या तो गलत हो। अगर इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशन ठीक है बट आप नेग्लिजेंट हो, आप क्या हो? नेग्लिजेंट हो, तो बेटा ये भी क्या माना जाएगा? देखिए, हाँ एक बात सोचिए बेटा, हर एक एरिया में क्या होता है? एक वॉचमैन होता है, चौकीदार होता है, उसका काम क्या होता है? उस पर्टिकुलर एरिया को देखना ताकि वहां पर चोरी ना हो। चौकीदार का काम क्या है? वफादारी के साथ अपने काम को करना। अगर वो चोर के साथ मिल जाए और अलाउ कर दे चोर को, जाओ और आप क्या करो? चोरी करके आओ, तो यहाँ पर तो माना जाएगा ये उसका एक्ट रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ हुआ है। यही है। दूसरा बेटा वो चौकीदार क्या करे? सबसे पैसे तो ले रहा है वो, सबसे तो पैसे ले रहा है, अपने एक्ट के लिए सैलरी भी ले रहा है सोसाइटी से, बट अपने एक्ट को सही से नहीं कर रहा। वो एट द टाइम ऑफ ड्यूटी क्या करता है? चला जाता है अपने घर जाकर सो जाता है और सोसाइटी को ऐसे ही छोड़ देता है, ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा। बट एक बात बताओ, यहाँ पर वो इंटेंशन गलत नहीं है उसकी, वो कभी ये सोच कर नहीं गया था कि चोरी हो जाए, बट वो नेग्लिजेंट भी तो है। यहाँ पर वो क्या नेग्लिजेंट है? नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही है। और अगर बेटा वहां पर अगर कोई चोरी हो जाती तो माना जाएगा
कि वॉचमैन की इंटेंशन गलत नहीं थी, बट वॉचमैन यहाँ पर नेग्लिजेंट था बेटा, लापरवाही की है उसने। और बेटा चाहे इंटेंशन गलत हो चाहे नेग्लिजेंस हो, माना जाता है मेंस रिया प्रेजेंट है। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड प्रेजेंट है, और जहां पर माइंड गिल्टी हो तो बेटा उस एक्ट को पनिश करा जाएगा, उस एक्ट के लिए आपको पनिश करा जाएगा। तो एक एक्ट तब तक गलत नहीं माना जाता, एक एक्ट तब तक गलत नहीं माना जाता जब तक वो गलत इंटेंशन के साथ ना करा गया हो। और गलत इंटेंशन का मतलब, गिल्ट इंटेंशन का मतलब, गिल्टी माइंड का मतलब यहाँ पर रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस के साथ है। और बेटा मेंस रिया को बहुत डिटेल्ड में हम आगे जाकर पढ़ते हैं, हम इंडियन पैनल कोड पढ़ते हैं आईपीसी 1860, वहां पर बहुत डिटेल में मेंस रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं टॉट के चैप्टर में, और देखिए नीचे काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी अब आपको मिलेगी। टॉर्टियस लाइबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी बेटा, टॉट में 3 तरह की लाइबिलिटी आती है। सबसे पहली लाइबिलिटी होती है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, और दूसरी लाइबिलिटी यहाँ पर होती है विकेरियस लाइबिलिटी, और तीसरी लाइबिलिटी होती है विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो बेटा टॉट में टोटल 3 तरह की लाइबिलिटी हमें पढ़नी है। पहली लाइबिलिटी है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरी लाइबिलिटी आपकी विकेरियस लाइबिलिटी, और तीसरी लाइबिलिटी है विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। सबसे पहले हम कौन सी लाइबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में। सो 3 तरह की टॉट में लाइबिलिटी होती है, 3 तरह की टॉटिस लाइबिलिटी होती है। सबसे पहली लाइबिलिटी जो है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जिसमें सबसे पहले बोला गया कि टॉटिस लाइबिलिटी में क्या होता है, डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल। डिफेंडेंट इज लाइबल, जो डिफेंडेंट है बेटा वो लाइबल होगा इवन दो द हार्म टू प्लेंटिफ, जो हार्म पहुंचा है डिफेंडेंट लाइबल है इवन दो द हार्म टू प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन डिफेंडेंट पार्ट्स। मतलब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है डिफेंडेंट लाइबल होगा ऑलवेज जिसने टॉट कमिट किया, टॉट फीजर जो है, डिफेंडेंट को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, टॉट फीजर। तो कह रहा है डिफेंडेंट इज लाइबल इवन दो द हार्म टू प्लेंटिव, जो उसके टॉट की वजह से प्लेंटिव को हार्म पहुंचा, अकर्ड विदाउट नॉलेज और नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट पार्ट। मतलब ना तो डिफेंडेंट की यहाँ पर गलत इंटेंशन थी, ना नेग्लिजेंट था। तो मैं बोल सकता हूं नो मेंस रिया प्रेजेंट, नो मेंस रिया प्रेजेंस। हाँ जी, नो मेंस रिया प्रेजेंस। एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पर तो कोई मेंस रिया प्रेजेंस ही नहीं है, फिर भी क्या है, उसको पनिश करा जा रहा है। इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं, पनिशमेंट तब दी जाएगी डिफेंडेंट को जब क्या प्रेजेंट हो, उस एक्ट और उस ओमिशन में मेंस रिया प्रेजेंस हो, मतलब या तो गिल्ट इंटेंशन प्रेजेंस हो या फिर नेग्लिजेंस प्रेजेंस हो। बट जो पहली लाइबिलिटी है बेटा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी टॉट में, यहाँ पर बोला गया नो मेंस रिया प्रेजेंस, चाहे मेंस रिया प्रेजेंस नहीं है फिर भी कौन लाइबल है, डिफेंडेंट लाइबल है। अगर डिफेंडेंट के कोई टॉट कमिट करने की वजह से किसको नुकसान पहुंचा है, प्लेंटिफ को, चाहे डिफेंडेंट की वहां पर इंटेंशन, रॉन्गफुल इंटेंशन थी या नहीं थी, चाहे वो नेग्लिजेंट था या नहीं था। तो बेटा इस स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को मैंने दो तरह से बेटा बाइफरकेट करा है, एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है बेटा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में केस का नाम आपको मिल रहा होगा रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, बेटा यूके का केस है। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया का केस है। ध्यान से सुनिए, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पहले क्या जजमेंट है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। केस कहाँ का है, यूके का केस है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। क्या बोला गया, if a person brings or accumulate on his land anything which if would escape may cause danger to his neighbor, then the person is responsible for damage if it cause damages, or that is the defendant is liable। अगर बेटा ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल कब लगता है, अगर एक पर्सन अपनी लैंड पे ब्रिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है कोई केमिकल। याद करिए बेटा यहाँ पर इंडिया में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मेथाइन गैस लीक हो गई थी और हजारों लोग उसमें मरे थे। ऐसे ही बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अपनी लैंड पर कोई ब्रिंग कर रहा है केमिकल या एक्यूमुलेट कर रहा है थिंग जिसकी एस्केप होने की वजह से, जिसमें जो केमिकल यूज हो रहे हैं वहां पर, अगर वो एस्केप हो जाए, अगर वो प्लांट गैस वो जो है गैसियस जो पदार्थ वहां पर है वो अगर लीक हो जाए उस प्लांट से, तो जितने भी नेबर्स में लोग रहते हैं उन सबको नुकसान पहुंचेगा। तो अगर मान लीजिए एक प्लांट सेटअप करा गया, उस प्लांट में बहुत सारी केमिकल गैसेस हैं, अगर वो गैसेस लीक हो जाती है तो किसको नुकसान पहुंचेगा, जो भी आसपास में नेबर्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलती है जो भी पर्सन ऐसा डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है, ऐसा प्लांट लगा रहा है
जिसमें जो गैसियस केमिकल्स हैं अगर वो लीक हो जाते हैं तो नुकसान नेबर्स को पहुंचेगा, तो वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है नेबर्स की सेफ्टी के लिए। और अगर कल को फ्यूचर में वो गैस लीक होती है वहां से, और अगर गैस एस्केप होती है वहां से, और अगर लोगों को नुकसान पहुंचा, नेबर्स को, लोगों को नुकसान पहुंचा, तो वो पर्सन लायबल होगा, चाहे उसने गलती की चाहे नहीं गलती करी, चाहे उसकी इंटेंशन गलत थी या नहीं थी। वो तो अपने बिजनेस के लिए उसने प्लांट लगाया था, उसकी इंटेंशन तो कभी गलत नहीं थी गैस यहाँ से लीक हो। चाहे उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, चाहे वो नेग्लिजेंट भी नहीं था, उसने बेटा पूरे प्रिकॉशन लिए थे, पूरी सेफगार्ड लिए थे, सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉलो करे थे, फिर भी गैस अगर लीक हो जाती है, फिर भी वो लाइबल है, डिफेंडेंट लाइबल है। इसलिए बोला गया अगर एक पर्सन अपनी लैंड पे कोई ब्रिंक कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है कोई केमिकल जिसमें जो गैस यूज हो रही है, अगर वो गैस एस्केप हो जाती है और जिससे क्या होगा, नेबर्स को नुकसान पहुंचेगा, उस केस में डिफेंडेंट लाइबल होगा, चाहे वो जितना भी क्या हो, केयरफुल हो, जितना भी उसने प्रिकॉशन लियो, और मेंस रिया चाहे प्रेजेंस हो चाहे ना हो। तो मतलब बोला गया जो बिजनेस कर रहा है वो डिफेंडेंट लाइबल होगा, और जिन भी लोगों को नुकसान पहुंचा नेबर्स में, वो प्लेंटिफ क्या कर सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं उस टॉट के अगेंस्ट। ये बोली जाती है बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, मतलब वो पर्सन क्या है, हेल्ड लाइबल है इवन दो द हार्म टू प्लेंटिफ, जो हार्म पहुंचा प्लेंटिफ को विदाउट इंटेंशन और विदाउट नेग्लिजेंस। ना उस पर्सन की इंटेंशन थी नुकसान पहुंचाने की, ना वो पर्सन नेग्लिजेंट था। यहां तक बात समझ आ गई? कोई डाउट यहां तक? बट इसकी बेटा कुछ एक्सेप्शन है, इसकी कुछ एक्सेप्शन है वेयर डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल। जहां पर बेटा जो डिफेंडेंट है, जो बिजनेस कर रहा है अपनी लैंड पे, और जिसके यहाँ से केमिकल कोई गैसियस कोई केमिकल लीक हुआ है, वो लाइबल नहीं है। कब? अगर जो प्लेंटिफ बेटा जो नेबर्स में जिसको नुकसान पहुंचा, अगर उसने ही पहले कंसेंट दे रखी थी कि आप बिजनेस करिए, हम इस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं करते, कल को अगर हमें कुछ नुकसान भी पहुंचा तो आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मतलब प्लेंटिफ ने पहले खुद कंसेंट दे रखी है डिफेंडेंट को उस बिजनेस के लिए कि आप करिए, हम रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे अगर कोई हमें डैमेजेस पहुंचते हैं। इस केस में क्या वो डिफेंडेंट लाइबल होगा? आंसर इज नो। या फिर बेटा जो नुकसान पहुंचा है लोगों को, वो थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से हुआ है। मतलब डिफेंडेंट ने खुद कुछ नहीं करा, ना उसके सर्वेंट ने कुछ करा, ना तो डिफेंडेंट की कोई गलती, ना उसके सर्वेंट की कोई गलती, ना तो उनकी इंटेंशन गलत, ना वो नेग्लिजेंट, बट थर्ड पार्टी की वजह से क्या हुआ, वो नुकसान हुआ। और नुकसान में जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है उसके लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? थर्ड पार्टी की वजह से। डिफेंडेंट भी नहीं कर रहा कुछ, ना उसका डिफेंडेंट का सर्वेंट कर रहा है, ना डिफेंडेंट कर रहा है, ना डिफेंडेंट का सर्वेंट कुछ कर रहा है, थर्ड पार्टी कोई है, उसकी वजह से वो नुकसान हुआ है। तो कह रहा है जो भी नेबर्स में लोग हैं जिनको भी नुकसान पहुंचा उसके लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं है। तीसरा, कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है बेटा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का कोई एक्ट है। अच्छा एग्जांपल सुनिए, दिल्ली जल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसका काम क्या है? दिल्ली जल बोर्ड का काम क्या है? वाटर को प्रिजर्व करना, मेंटेन करना। आपने देखा होगा दिल्ली में कुछ जगह पर बेटा वाटर पाइपलाइन सप्लाई नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, पानी के टैंकर्स जाते हैं। तो जल बोर्ड ने कहीं ना कहीं तो वाटर प्रिजर्व करा होगा। मान लीजिए जहां पर वाटर प्रिजर्व करा बेटा, वहां से क्या हो, वो जहां पर भी जो टैंक जहां पर प्रिजर्वेशन की थी वाटर की, वो टैंक अगर फट जाए तो बेटा सारा का सारा जो वाटर है वो कहाँ जाएगा? सिटी में आ जाएगा, दिल्ली में आ जाएगा, बाढ़ जैसी हालात हो जाएगी, हजारों लोगों को उसके नुकसान होगा। तो डैमेजेस तो पहुंचेंगे हजारों लोगों को। क्या दिल्ली जल बोर्ड के अगेंस्ट आप कोई लॉ ऑफ टॉट का एक्शन ले सकते हैं? आंसर इज नो। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बेटा हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। अगर उनसे कोई गलती हुई है जिसमें उनकी ना तो इंटेंशन गलत है, ना वो नेग्लिजेंट है, तो उस केस में वो लॉ ऑफ टॉट में लाइबल नहीं होंगे, वहां पर डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। बेटा एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक आ गया बेटा, भूकंप आया है, फ्लड बाढ़ आई है बेटा, उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। भूकंप आया या बाढ़ आई, फ्लड आया, तो उस केस में किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या कोई तूफान आया, तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा कोई एक्ट है गॉड का जिसकी वजह से क्या हुआ, उस प्लांट में से कोई गैसियस पदार्थ लीक हो गया और बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान पहुंचा, कह रहा अब भी डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, बिकॉज ये गॉड का एक्ट है। और लास्ट बेटा, या फिर जो एस्केप हुई है बेटा, वो गैस लीक जो हुई है वो प्लेंटिफ की ऑन डिफॉल्ट की वजह से हुआ है। किसकी गलती है वहां पर? प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट है। अगर वो जो एस्केप हो रही है गैसियस पदार्थ जो एस्केप हुआ, लीक हुआ, उसमें गलती खुद किसकी है? प्लेंटिफ की गलती है। तो इस केस में भी कौन लाइबल नहीं है? डिफेंडेंट लाइबल नहीं है। सो यूके के कोर्ट में बेटा ये जजमेंट आई थी कि रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में
कि कोई भी पर्सन अपनी लैंड पे ब्रिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है एनीथिंग जिसके एस्केप होने से बेटा डर है कि जो नेबर्स में लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो कह रहा है वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक केयर करने की, नुकसान ना हो, और अगर फिर भी नुकसान हुआ तो वही पर्सन डिफेंडेंट लाइबल होगा। बट इन 5 केस में वो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। ये बेटा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस था। सेम बेटा इंडिया में केस हुआ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और बेटा इसमें जो रूल लगाया गया वो लगाया गया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। इसमें जो रूल लगाया गया वो कौन सा लगाया गया? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये बेटा अलग से कोई आपके रूल मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल में तो बस स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बताया, मैंने बाइफरकेट कर दिया एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल सिमिलर केस तो रेलियन वर्सेस फ्लेचर में ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है यूके में, जहां पर बोला गया था कि अगर कोई पर्सन अपनी लैंड पे ब्रिंग कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है एनीथिंग जिसके एस्केप होने से अगर लोगों को नुकसान पहुंचता है तो वो पर्सन लायबल होगा। बट 5 एक्सेप्शन भी थी जज साहब ने, और इन 5 एक्सेप्शन में बोला था डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम अपनी जुडिशियल थिंकिंग कैसे बिल्कुल डिपेंडेंट कर सकते हैं इंग्लैंड की कोर्ट पे, यूके की कोर्ट पे। ठीक है, उन्होंने जजमेंट दिया, हमारा खुद का दिमाग है, हमारे सिचुएशन, हमारा देश इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है जहां पर आए दिन ऐसी घटना होती रहेगी, बिकॉज इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया में। तो इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है हमारी, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर ऐसे हम एक्सेप्शन डालेंगे तो फिर हर बार डिफेंडेंट बच जाएगा, तो जो इनोसेंट लोग जिनको क्या हुआ, नुकसान हुआ है, जिनको डैमेजेस पहुंचे, उनकी भरपाई करने के लिए तो कोई भी नहीं होगा। तो ये बेटा सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस तो करा रूल ये रेलिन वर्सेस फ्लेचर का इन द केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बट लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिफेंडेंट इज ऑलवेज हेल्ड लायबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। इंडिया में जब जजमेंट आई तो बोला, यूके में तो फिर भी एक्सेप्शन दी थी कि डिफेंडेंट इन केस में लायबल नहीं होगा, बट जब इंडिया में केस आया तो बेटा बोला कि ना, रेलिन वर्सेस फ्लेचर का रूल पूरा नहीं लगेगा, वहां पर एक्सेप्शन थी, बट इंडिया में बोला कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एनी एक्सेप्शन डिफेंडेंट ऑलवेज लायबल होगा। अगर डिफेंडेंट के कोई एक्ट से अगर उसके उसकी लैंड पे कोई चीज एंड एक्यूमुलेट हुई है, ब्रिंग हुई है, जिसके एस्केप की वजह से नेबर्स को नुकसान पहुंचा है या पब्लिक को नुकसान पहुंचा, तो कह रहा है वो ऑलवेज लायबल होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे उसकी इंटेंशन रॉन्गफुल थी या नहीं थी, चाहे वो नेग्लिजेंट था या नहीं था, चाहे उसने जितने मर्जी प्रिकॉशन लियो, केयरफुल प्रिकॉशन लियो, उस ऑलवेज कौन लायबल होगा? डिफेंडेंट लायबल होगा। सो ये बेटा हमारी पहली लाइबिलिटी थी। कौन सी लाइबिलिटी? टॉर्ट्स की पहली लाइबिलिटी, जो बात करती है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। टॉपिक हमारा क्या है क्वेश्चन एग्जाम में, कैसे सकता है? काइंड्स ऑफ टॉर्टिस लाइबिलिटी। टॉर्टिस लाइबिलिटी कितने तरह की होती है? तो पहली लाइबिलिटी कौन सी है? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। और स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हमने क्या पढ़ा? डिफेंडेंट ऑलवेज लायबल होता है, चाहे प्लेंटिफ को जो हार्म पहुंचा है, प्लेंटिफ को जो नुकसान जो पहुंचा है और डैमेजेस पहुंचे हैं, वो विदाउट डिफेंडेंट नेग्लिजेंट और विदाउट डिफेंडेंट इंटेंशन, विदाउट डिफेंडेंट रॉन्गफुल इंटेंशन हुआ हो। और इसमें 2 केस पढ़े बेटा हमने, एक केस पढ़ा यूके के अकॉर्डिंगली रेलिन वर्सेस फ्लेचर, दूसरा हमने केस पढ़ा इंडिया केस पढ़ा हमने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा बेटा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। पहली बात, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में मेंस रिया रूल को हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। मतलब डिफेंडेंट चाहे रॉन्गफुल इंटेंशन थी, चाहे डिफेंडेंट की चाहे नहीं थी, चाहे डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था या नहीं था, बट फिर भी डिफेंडेंट लायबल जरूर होगा। यहां तक कोई डाउट? तो पहली हमारी लाइबिलिटी टॉर्टिस खत्म हो गई। अब सेकंड लाइबिलिटी बेटा टॉर्ट में कौन सी आती है? विकेरियस लाइबिलिटी। सेकंड टॉर्ट की लाइबिलिटी कौन सी है? विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? विकेरियस लाइबिलिटी मींस वेयर ए पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। मतलब सर टॉर्ट किसी और ने करा, लाइबिलिटी किसी और की आ रही है। डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर, मतलब टॉर्ट कौन कमिट कर रहा है? कोई और। लाइबिलिटी किसकी आ रही है? किसी और की। इसको बोलते हैं विकेरियस लाइबिलिटी। फॉर द एक्ट ऑफ वन अदर इज लायबल, जहां पर एक पर्सन के एक्ट के लिए लायबल कौन सा हो रहा हो? पर्सन दूसरा हो रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन ऐसा होता है बेटा, एजेंट अगर कोई टॉर्ट कमिट करता है, कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। तो यहाँ पर कौन सी लाइबिलिटी रूल, कौन सी लाइबिलिटी का रूल लगा? विकेरियस लाइबिलिटी। सर दूसरा पार्टनर्स, आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था, और म्यूचुअल एजेंसी में पार्टनरशिप में बोला जाता है एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स।
एक पार्टनर का एक्ट उस एक पार्टनर का एक्ट नहीं माना जाता, सारे पार्टनर्स का एक्ट माना जाता है। और एक पार्टनर के एक्ट के लिए सारे के सारे पार्टनर बाउंड होते हैं। तो अगर बेटा पार्टनरशिप फर्म है और एक पार्टनर क्या कर रहा है, कोई टॉट कमिट कर रहा है, तो बताओ लाइबिलिटी किसी एक के ऊपर आएगी या सबके ऊपर आएगी? बाकी सबके ऊपर भी आएगी। तो बेटा यहाँ पे अगेन कौन सा रूल लगा? विकेरियस लाइबिलिटी, जहां पर क्या हो रहा है, एक्ट किसी एक द्वारा किया जा रहा है, लाइबल कौन हो रहा है? दूसरा। फॉर द एक्ट ऑफ वन अदर इज लाइबल। थर्ड बेटा मास्टर सर्वेंट भी रिलेशनशिप ऐसी होती है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में एक्ट कौन कर रहा है? सर्वेंट, बट लाइबल कौन होगा? मास्टर। क्योंकि सर्वेंट किसकी डायरेक्शन पे काम करता है, किसकी गाइडलाइंस को फॉलो करता है? मास्टर की। तो बेटा ये आपस में ऐसा रिलेशन है जहां पर जो भी एक्ट सर्वेंट ने करा है उस एक्ट के लिए ऑलवेज कौन लाइबल होगा? मास्टर। सो टॉट कमिटेड बाय सर्वेंट, टॉट किसने कमिट करा है? सर्वेंट ने, बट लाइबिलिटी किसके ऊपर इंपोज की जाएगी? मास्टर के ऊपर। फोर्थ रिलेशन देखो बेटा, फोर्थ एग्जाम्पल बोल रहे हैं एम्प्लॉई एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एक तो होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहां पर बेटा कंप्लीट कर देता हूं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहां पर हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं पढ़ रहे, यहां पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, एम्प्लॉय की डायरेक्शन पे काम नहीं करता। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो क्या करता है, मान ली कॉन्ट्रैक्टर बहुत तरह के होते हैं बेटा। एक वो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो मैन पावर प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर प्रोवाइड करता है, लेबर सप्लाई करता है। एक वो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो गार्ड सप्लाई करते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉय की डायरेक्शन पे बाउंड नहीं है। तो इन जनरल अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, आईसी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कोई टॉट कमिट करा, इन जनरल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज लाइबल फॉर हिज टॉट्स। बिल्कुल। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई टॉट कमिट करता है तो लाइबल कौन होगा? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होगा। एम्प्लॉयर लाइबल, एम्प्लॉयर बेटा, एम्प्लॉय नहीं है, ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर लाइबल होगा, क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है बेटा उसकी डायरेक्शन पे काम नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और अगर मैं बोल दूं यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर वर्ड लगा दूं, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर किसके कहने पे काम करेगा? एम्प्लॉयर के कहने पे काम करेगा, जो इंडिपेंडेंट ना हो, जो डिपेंडेंट हो एम्प्लॉयर के ऊपर। तो फिर जो एक्ट होगा बेटा, जो टॉट कमिट करेगा कॉन्ट्रैक्टर, उसके लिए लाइबल कौन हो जाएगा? एम्प्लॉयर। बट अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंटली काम करता है विदाउट एनी डायरेक्शन और विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, तो बेटा उसने कोई टॉट कमिट करा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, इन जनरल उस कॉन्ट्रैक्टर के टॉट के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर लाइबल है। बट इन सम केसेस एम्प्लॉयर इज ऑल्सो लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। बट अब कुछ केस ऐसे भी आएंगे जहां पर टॉट कमिट किसने करा है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, बट लाइबिलिटी किसकी आएगी? एम्प्लॉयर की आएगी। इन जनरल क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉट के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल था। अब एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं कि अभी भी कौन कर रहा है टॉट कमिट? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, बट अब लाइबल कौन होगा? एम्प्लॉयर लाइबल होगा। दिस में हैपन इन द फॉलोइंग थ्री वेज। तीन केस नीचे दिए, तीन वेज दिए। पहला, व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइजेस द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टू कमिट ए टॉट। हाँ जी, अगर मान लो बेटा वो, मान लो जो टॉट कमिट करने के लिए इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर जो टॉट कमिट कर रहा है उसके लिए ऑथराइज एम्प्लॉयर ने करा है, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय ऑथराइजेशन पे वो टॉट कमिट कर रहा है। और बेटा जो टॉट कमिट हो रहा है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला वहां पर रूल लगेगा। और नेग्लिजेंस किसकी है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की है। तो इन तीन केस में माना जाएगा अब जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉट कमिट होंगे उसके लिए लाइबल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, लाइबल कौन होगा? एम्प्लॉयर। बट अगर इन जनरल देखा जाए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉट जो कमिट होते हैं उसके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होता है। बट ये एक्सेप्शन में हमने तीन वेज पढ़े जहां पर कौन लाइबल हो रहा है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए उसका एम्प्लॉयर लाइबल हो रहा है। सो दिस इज द सेकेंड लाइबिलिटी ऑफ द लॉ ऑफ टॉट, जो हमारी कौन सी है? विकेरियस लाइबिलिटी। सेकेंड लाइबिलिटी विकेरियस लाइबिलिटी थी, और विकेरियस लाइबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई बेटा। और विकेरियस लाइबिलिटी में हमने क्या पढ़ा? वेयर ए पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय अनदर। जहां पर लाइबिलिटी किसकी है? हाँ जी, लाइबिलिटी किसकी आ रही बेटा? लाइबिलिटी किसी और की आ रही है, और टॉट किसने कमिट करा है? किसी और ने। सो ए पर्सन इज हेल्ड लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय अनदर। और चार हमने रिलेशन पढ़े जहां पर टॉट कमिट कोई और कर रहा है, लाइबिलिटी किसी और की आ रही है। सर प्रिंसिपल एजेंट में कौन कमिट कर रहा है टॉट? एजेंट। लाइबल कौन? प्रिंसिपल। सर पार्टनर्स में कौन कमिट कर रहा है? पार्टनर कमिट कर रहा है, अदर पार्टनर लाइबल हो रहा है। मास्टर सर्वेंट में सर्वेंट टॉट कमिट कर रहा है, मास्टर लाइबल हो रहा है। एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या हो रहा है बेटा?
एम्प्लॉयर क्या, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो भी टॉट कमिट होंगे जनरली वही लायबल होगा, बट 3 वेज में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के टॉट जो कमिट हो रहे हैं उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। सो ये 2 बेटा लाइबिलिटी हमने पढ़ ली लॉ ऑफ टॉट में। तो पहली लाइबिलिटी कौन सी थी? स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। पहली बात तो स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपको समझ आ गई, ये रूल लगता कब है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। और दूसरी बात, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई मेंस या प्रेजेंस नहीं चेक की जा रही, मेंस या चेक नहीं करा जा रहा। और स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में डिफेंडेंट ऑलवेज लायबल हो रहा है विदाउट एनी लॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस। इसमें 2 केस हमने पढ़े, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और दूसरा हमने विकेरियस लायबिलिटी पढ़ा, जहां पर एक्ट कोई एक कर रहा है, लायबल कोई दूसरा हो रहा है। इसी लायबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं, थर्ड लायबिलिटी हमारी जो आ रही है लॉ ऑफ टॉट की थर्ड लायबिलिटी बेटा, उसे बोलते हैं विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब यहां पर गवर्नमेंट समझिए बेटा, यहां पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट, आप देखो बेटा दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के अंडर में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आती है। तो अगर मान लीजिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी की बसेस ने क्या करा, किसी को रास्ते में कुचल दिया, डीटीसी की बसेस ने रास्ते में किसी को कुचल दिया, ठीक है जी, मार दिया, रोड क्रॉस कर रहा था एक लड़का, उसको मार दिया, क्या उसके लिए गवर्नमेंट लायबल होगा? बिकॉज डीटीसी की बसेस जो चल रही है बेटा वो एज एजेंट काम कर रही है, किसकी? दिल्ली गवर्नमेंट के बिहाफ पर। अरे बोलो भाई, तो क्या लायबल होंगी वो? तो देखते हैं। तो बेटा ये पोजीशन 2 तरह से, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट का मतलब ये जो लायबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं विकेरियस लायबिलिटी, यही ऊपर वाली लायबिलिटी विकेरियस लायबिलिटी। अभी ऊपर जो सेकंड केस में हमने विकेरियस लायबिलिटी पढ़ा था वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। अब विकेरियस लायबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मतलब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसको हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो इंडिया में क्या पोजीशन और एक इंग्लैंड में क्या पोजीशन है। चलो अगर इंग्लैंड की बात करें तो बेटा आपको पता है इंग्लैंड में क्या था, रानी का राज है बेटा, एलिजाबेथ वहां पर क्वीन है, उनका राज है। अब तो वहां भी डेमोक्रेसी है, वहां भी प्राइम मिनिस्टर है। बट बिफोर पासिंग ऑफ क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, एक क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट था 1947, इसके पास होने से पहले क्या हुआ करता था, क्राउन वॉज नॉट लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। मतलब क्राउन जिसके सर पे ताज है, चाहे वो किंग हो चाहे वो क्वीन हो, क्राउन मतलब ताज, जिसके भी सर पे ताज है, चाहे वो क्वीन हो चाहे वो किंग हो। अब जिसके भी सर पे ताज है उस क्राउन के जितने भी सर्वेंट है उस सर्वेंट द्वारा कोई भी टॉट कमिट करा गया तो क्या वो पर्सन लायबल होगा जिसके सर पे क्राउन है? आंसर इज नो। ये कब की बात है? बिफोर पासिंग ऑफ क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पास करने से पहले की बात बता रहा हूं। बट बेटा जब क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पास हो गया तो इसके बाद पिक्चर चेंज होगी और क्या बोला, क्राउन इज लायबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। आज के टाइम पर क्या होगा, अगर कोई टॉट कमिट करेगा, क्राउन जिसके सर पे है, अगर उसका कोई टॉट कमिट करता है सर्वेंट, क्या उसके लिए क्राउन लायबल होगा? आंसर इज यस। ये कब की पोजीशन है? आफ्टर पासिंग ऑफ द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, मतलब करंट की सिचुएशन बता दी। तो करंट में क्या है, इंग्लैंड में आज के टाइम पर क्राउन लायबल होगा? यस लायबल होगा आफ्टर पासिंग ऑफ द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, अगर क्राउन के सर्वेंट ने कोई टॉट कमिट करा है। ये इंग्लैंड पोजीशन होगी बिफोर 1947 क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 और आफ्टर पासिंग ऑफ क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947। दूसरी पोजीशन देखते हैं बेटा इंडिया में। इंडिया में चेक करते हैं, इंडिया में बेटा गवर्नमेंट के 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है सॉवरिन फंक्शन, एक होता है नॉन सॉवरिन फंक्शन। तो अलग अलग केस में अलग अलग एप्लीकेबिलिटी आती है। अगर सॉवरिन फंक्शन होगा तो क्या बोला, गवर्नमेंट इज नॉट लायबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के सर्वेंट जो टॉट कमिट कर रहे हैं और कौन से फंक्शन को कौन से फंक्शन को डिस्चार्ज करते समय कर रहे हैं, सॉवरिन फंक्शन। सॉवरिन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली, जिसपे गवर्नमेंट का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की। अगर मैं बात करूं डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस बेटा गवर्नमेंट का क्या है, सॉवरिन फंक्शन है। क्या है? सॉवरिन फंक्शन है। क्या ये सॉवरिन फंक्शन है? अभी देखो इंडिया में कोरोना वायरस है, सरकार चाहे तो क्या कर सकता है, आर्मी डिप्लॉय कर सकती है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग जगह पर लगा सकती है। तो गवर्नमेंट का सॉवरिन फंक्शन है। और अगर इस सॉवरिन फंक्शन में कोई टॉट कमिट हुआ है सर्वेंट द्वारा, क्या गवर्नमेंट उसके लिए लायबल है? आंसर इज नो, नॉट लायबल। बट अगर मान लीजिए कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो सॉवरिन नहीं होते, नॉन सॉवरिन फंक्शन होते हैं,
जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है। भाई अगर हम बात करें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये डीटीसी की बसेस चलती है सरकारी, पब्लिक वेलफेयर के लिए। ऐसे बहुत सारी प्राइवेट ओला कैब भी चलती है, उबर कैब भी चलती है, ये भी किसके लिए चल रही है? पब्लिक वेलफेयर के लिए। ये जो बेटा क्या है, नॉन सॉवरेन फंक्शन है। अच्छा, सरकारी अस्पताल भी है बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये गवर्नमेंट के कौन से फंक्शन है? नॉन सॉवरेन फंक्शन, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करवाना। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई टॉट कमिट होता है सर्वेंट द्वारा, क्या उसके लिए गवर्नमेंट लाइबल है? यस, गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर द टॉट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स। तो अगर गवर्नमेंट कौन से फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है? नॉन सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है। और उस नॉन सॉवरेन फंक्शन में अगर कोई सर्वेंट कमिट करता है टॉट, तो उसके लिए गवर्नमेंट लाइबल है। और अगर गवर्नमेंट सॉवरेन फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है और उसके सर्वेंट ने कोई टॉट कमिट करा, उसके लिए गवर्नमेंट लाइबल नहीं है। बात समझ आ गई बच्चों? पक्का? आपने भाई कई बार सुना होगा, ये एग्जाम्पल सुन लीजिए बेटा, उसके ज्यादा गहराई मत जाना, एग्जाम्पल बस सुनना, रिलेट कर रहा हूं। आपने कई बार सुना होगा सरकारी अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कई बार आपने सुना होगा ऑपरेशन हुआ जी, ऑपरेशन के बाद सीजर कैची कहाँ रह गई? स्टमक में रह गई, पेट में रह गई, या फिर फोन रह गया, या फिर कुछ भी आपने टॉवल सुना होगा रह गया। तो बेटा यहाँ पर गवर्नमेंट के कौन से फंक्शन है? नॉन सॉवरेन फंक्शन है, जो सरकारी अस्पताल से हो रहे हैं, हॉस्पिटल से हो रहे हैं। तो इन फंक्शंस के लिए गवर्नमेंट लाइबल है? यस, आंसर इज यस। बट ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ये नॉन सॉवरेन फंक्शंस के। तो सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन चेक करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के फंक्शंस कौन से हैं। एक दो मैंने छोटे छोटे एग्जांपल लिए, वैसे बहुत डिटेल में बेटा। सॉवरेन फंक्शंस अगर गवर्नमेंट द्वारा एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट लाइबल नहीं होगी फॉर द टॉट कमिटेड बाय सर्वेंट। और अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट लाइबल होगी फॉर द टॉट कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। तो ये बेटा हमने पोजीशन पढ़ ली, हमने विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट की पोजीशन हमने पढ़ ली। चाहे विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट की पोजीशन हमने इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, और उसके बाद हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी। बेटा आपके पास जो जो मॉड्यूल्स, अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो मॉड्यूल में कंटेंट काफी ज्यादा, उन सबका निचोड़ निकालकर बेटा मैंने समराइज नोट्स बनाया है। सो मेक श्योर बेटा वाइल वॉचिंग वीडियो या आफ्टर वीडियो वॉच करने के बाद आप इसको जरूर एक अच्छे से प्रिपेयर कर ले नोट्स फॉर्म में, ताकि आप रिवीजन करते समय जस्ट 15 to 20 मिनट्स में इसको रिवाइज कर पाए। तो तीनों लाइबिलिटी हमारी लॉ ऑफ टॉट में कंप्लीट हो चुकी है। तीन तरह की लाइबिलिटी थी लॉ ऑफ टॉट में बेटा। कौन कौन सी लाइबिलिटी थी? पहली स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वो हमने पढ़ ली। दूसरा विकेरियस लाइबिलिटी थी, वो पढ़ ली। और तीसरा विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, हमने ये पढ़ ली। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ टॉर्टिस लाइबिलिटी। तो तीनों तरह की लाइबिलिटी है, या फिर अलग अलग एग्जाम में स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या विकेरियस लाइबिलिटी को अलग से पूछा जा सकता है, या विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट अलग से पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं बच्चों टॉट के बारे में। टॉट हमने क्या पढ़ा था? शुरुआत की जाए टॉट चैप्टर जब हमने शुरू किया था, तो हमने क्या पढ़ा था? टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग। टॉट क्या बेटा? सिविल रॉन्ग। और हर एक सिविल रॉन्ग टॉट नहीं है, वो तो हमें पता लग गया कौन से सिविल रॉन्ग टॉट नहीं है जहां पर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ना हो रहा हो। सो टॉट अब हम पढ़ने वाले हैं, टॉट में कौन कौन से भाई आते हैं सिविल रॉन्ग। तो वो वाले टॉट और रॉन्ग पढ़ रहे हैं जो एक पर्सनल सेफ्टी के और फ्रीडम के अगेंस्ट है। मतलब एक पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम के अगेंस्ट कौन कौन से टॉट कमिट होते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम के अगेंस्ट कौन कौन से टॉट कमिट होते हैं जो एक्शनेबल है, मतलब उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो कोर्ट में, वो पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले जो पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम के अगेंस्ट जो टॉट कमिट होते हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट, वो एक बैटरी है, एक असॉल्ट है, एक बॉडीली हार्म है, फोर्थ आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, फिफ्थ आपका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, सिक्स्थ आपका नर्वस शॉक है, और सेवेंथ आपका डिफॉर्मेशन। सात तरह बेटा सेवेंथ हो गए टोटल, ये टोटल 7 हो गए बेटा। ये आपके 7 तरह के हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये 7 तरह के हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये हम टॉट्स पढ़ने वाले हैं और रॉन्ग पढ़ने वाले हैं। और ये टॉट और रॉन्ग कौन से हैं? जो एक पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम के अगेंस्ट है। सबसे पहले बेटा पहला टॉट देखिए जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, वो है बैटरी। बैटरी क्या होता है? यूज ऑफ फोर्स बाय एन इंडिविजुअल ओवर अनदर। जहां पर आप एक पर्सन क्या करता है बेटा, अपनी फोर्स को यूज करता है दूसरे के अगेंस्ट। आपने किसी को पुश करा, धक्का दिया आपने, विदाउट द कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट के।
विदाउट द लॉफुल जस्टिफिकेशन, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसने आपको कोई परेशान नहीं करा, आपने धर के चांटा मारा रोड पे चलते किसी को, मतलब आप एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप अपनी फोर्स यूज कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, और बेचारा कोई कंसेंट वंसेंट नहीं है, या पहले कंसेंट ले लो भाई साहब, आपके मार दूं या आपको पुश कर दूं या फोर्स यूज कर लूं, तो कोई कंसेंट नहीं ली, तो यूज ऑफ फोर्स और एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन के ऊपर विदाउट द कंसेंट, जिसमें सामने वाले की कोई कंसेंट नहीं है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप जो फोर्स यूज कर रहे हो सकता है बेटा वो आपकी फोर्स यूज करने से सामने वाले को कोई इंजरी हुई हो चाहे इंजरी ना हुई हो, बेटा आपने बैटरी ऑफेंस कर दिया, आपने कौन सा टॉट कमिट कर दिया, बैटरी टॉट कमिट कर दिया, क्या उसके अगेंस्ट ये क्या टॉट एक्शनेबल है, यस, इस टॉट के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, तो मतलब क्या कमिट होगी, बैटरी कमिट होगी, तो बैटरी कब कमिट होती है, जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी फोर्स को यूज करता है किसी दूसरे के अगेंस्ट और बिना उसकी कंसेंट के, बिना कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन के, इसको हम क्या बोलते हैं कि सर बैटरी कमिट हुई है, क्या कमिट हुई है, बैटरी कमिट हुई है। सर दूसरा बेटा कौन सा होता है, दूसरा सर होता है एक असॉल्ट, दूसरा हम टॉट पढ़ने वाले हैं जो अगेन एक पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम के अगेंस्ट है एक इंडिविजुअल के। असोल्ट क्या होता है, व्हेन ए पर्सन, और मैंने ऊपर क्या लिखा बेटा, डिफेंडेंट, बाय हिज एक्ट्स क्रिएट एन एप्रीहेंशन इन द माइंड्स ऑफ द अदर पर्सन, और अदर पर्सन कौन, प्लेंटिफ, दैट ही इज गोइंग टू कमिट बैटरी अगेंस्ट हिम, द टॉट ऑफ असॉल्ट इज कमिटेड। अच्छा बैटरी कब कमिट होती है, जब हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब हम फोर्स यूज करते हैं अपनी दूसरे के ऊपर, तो बैटरी हो जाती है, बैटरी ऑफेंस हो गया, बैटरी टॉट हो गया। मान लीजिए अभी आपने बैटरी की नहीं, आप फोर्स यूज करने वाले हो और सामने वाले के माइंड में आ गया क्या फोर्स यूज करने वाले हो, दैट मींस बैटरी होने वाली है। सर बैटरी तो बाद में होगी, पहले क्या हो जाएगा, असॉल्ट हो जाएगा, तो आपने कौन सा टॉट कमिट कर दिया, असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है, आपका कोई एक्ट बेटा, आप कोई गुस्से से किसी के एक्सप्रेशन से देख रहे हो, आप एक्सप्रेशन, आप नए नए आप जेस्चर बना रहे हो जिससे आप सामने वाले के मन में क्या कर रहे हो, आप सामने वाले के माइंड में क्या कर रहे हो, एप्रीहेंशन, आप क्या कर रहे हो, क्रिएट्स एन एप्रीहेंशन, मतलब डर बिठा रहे हो सामने वाले के मन में, दैट ही इज गोइंग टू कमिट बैटरी, कि मैं आपके अगेंस्ट बैटरी करने वाला हूं। सो बेटा बैटरी तो बाद में होगी, उससे पहले टॉट ऑफ असॉल्ट इज कमिटेड, आपने कौन सा टॉट कमिट कर दिया, असॉल्ट वाला। सो बैटरी बाद में हुई, पहले क्या हुआ, असॉल्ट हुआ। सो ये कहा जाता है यूजली देयर इज अ बैटरी, जहां पर बैटरी होगी देयर विल आल्सो बी असॉल्ट, जहां पर बैटरी होगी वहां पर असॉल्ट भी होगा, बट नॉट फॉर इंस्टेंस, एक जगह पर नहीं, व्हेन ए पर्सन इज हिट्स फ्रॉम बिहाइंड, व्हेन ए पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड, अगर एक पर्सन को पीछे से, जब उसको वो देख नहीं पा रहा, जब एक पर्सन को पीछे से पुश करा गया हो, तो वो तो बेटा कॉन्शियस ही नहीं था इस चीज के लिए, उसके माइंड में कोई डर ही नहीं था कि मेरे अगेंस्ट बैटरी होने वाली है। तो अगर एक पर्सन को पीछे से हिट करा जाए, बिहाइंड, पीछे से उसको हिट करा जाए अगर एक पर्सन को, तो उसके माइंड में कोई एप्रीहेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है कि उसके अगेंस्ट बैटरी होने वाली है, तो यहाँ पर सिर्फ बैटरी नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, असॉल्ट हुआ है। वैसे इन जनरल अगर सामने से कोई अगर आपके अगेंस्ट बैटरी करने वाला और आपको पता लग गया कि बैटरी होने वाली, तो बैटरी से पहले क्या हो जाएगा, असॉल्ट। बट अगर कोई पीछे से अपनी फोर्स यूज कर और आपको पता नहीं है, तो बेटा बैटरी नहीं हुई, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, असॉल्ट हुआ है। बट इन जनरल कहा जाता है कि जहां पर बैटरी होती है वहां पर असॉल्ट भी होता है। आगे बात समझ, ये जनरल रूल है बेटा, वेयर देयर इज अ बैटरी देयर विल आल्सो बी असॉल्ट, बट इसकी एक्सेप्शन है, वेयर ए पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड, अगर एक पर्सन को हिट करा जाए पीछे से, तो बेटा सिर्फ क्या होगा वहां पर, सिर्फ असॉल्ट आएगा, बैटरी नहीं आएगी, बिकॉज एप्रीहेंशन था ही नहीं सामने वाले पर्सन के माइंड में। तो ये हम टॉट पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टॉट होते हैं, कौन कौन से सिविल रॉन्ग होते हैं एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट, एक पर्सन की सेफ्टी के अगेंस्ट और एक फ्रीडम के अगेंस्ट। तो पहला हमने पढ़ा बैटरी, दूसरा हमने पढ़ा असॉल्ट, तीसरा क्या रहा है, बॉडीली हार्म, विलफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, एक एक्ट डिफेंडेंट का कैलकुलेटेड टू कॉज फिजिकल हार्म टू प्लेंटिफ एंड इन फैक्ट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू हिम इज अ टॉट। बॉडीली, आपने किसी की बॉडी को हार्म पहुंचाया, आपने किसी को मारा बेटा, आपने किसी को बैट से मारा, आपने किसी को हॉकी स्टिक से मारा, बॉडीली हार्म, आपने फिजिकल हार्म पहुंचाया बेटा, ये कौन सा हो गया, डिफेंडेड का ऐसा एक्ट जिससे प्लेंटिफ को क्या हो रहा है, फिजिकल हार्म पहुंच रहा है, ये कौन सा टॉट आपने कमिट करा है, बॉडीली हार्म। हो सकता है एग्जाम में बेटा एग्जामिनर पूछे आपसे कि बैटरी और बॉडीली हार्म में क्या डिफरेंस है। सर बैटरी में जरूरी नहीं है कोई फिजिकल हार्म हुआ, हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ज्यादा नहीं थी
जिसकी वजह से सामने वाले को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ। फोर्स तो यूज हुई बट सामने वाले को कोई फिजिकली हार्म ही नहीं पहुंचा। बट बॉडीली हार्म में कंफर्म है सामने वाले को क्या पहुंचेगा, सामने वाले को हार्म पहुंचेगा। बॉडीली हार्म में कंफर्म है सामने वाले को नुकसान हो रहा है, फिजिकल हार्म पहुंच रहा है। बट बैटरी में जरूरी नहीं है कि सामने वाले को बॉडीली हार्म हो सकता है, हो सकता है ना भी। बेटा माइन्यूट सा डिफरेंस है बैटरी और बॉडीली हार्म में। बॉडीली हार्म में फिजिकल हार्म पहुंच रहा है सामने वाले को, बट बैटरी में जरूरी नहीं है फिजिकल हार्म हो चाहे ना हो। नेक्स्ट एक और बेटा टॉट पढ़ने वाले हैं, एक और टॉट पढ़ने वाले, एक सिविल रॉन्ग पढ़ने वाले हैं जो पर्सन के अगेंस्ट हो रहा है, सेफ्टी के अगेंस्ट और फ्रीडम के अगेंस्ट। वो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मीन्स अनऑथराइज रिस्ट्रेन ऑन ए पर्सन बॉडी। पापा मुझे प्यार हो गया है फलाने से, पापा ने बोला ठीक है पसंद बता, आपने नाम बताया, पापा ने बोला चल रूम में चल, और पापा ने रूम क्या कर दिया, बंद कर दिया बाहर से। तो बेटा पापा ने क्या कर दिया, टॉट कमिट कर दिया। कौन सा टॉट कमिट हुआ, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्सली आपको इम्प्रिजन करा गया। आपका जो राइट है बेटा मूव करने का फ्रीली, बेटा वो आपका राइट क्या हो गया, इन्फ्रिंज हुआ है। यही पढ़ते हैं हम टॉट में, जब भी आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तो टॉट कमिट हो जाता है। तो अगर एक पर्सन को अनऑथराइज रिस्ट्रेन करा गया, उसकी बॉडी को रिस्ट्रेन करा गया मूव करने से, तो माना जाता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है बेटा। और ये भी क्या टॉट हुआ है, तो पापा ने क्या कर दिया, टॉट। नेक्स्ट बेटा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, झूठी मूठी बेटा कोई प्रोसिक्यूशन हो सकता है। मेरे अगेंस्ट कोई पर्सन एक क्रिमिनल, मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है। मैं एक बिजनेस क्लास पर्सन हूँ और बिजनेस, मान लीजिए मेरा एक आईटी बिजनेस है, और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसको डर है कि मैं उससे आगे ना निकल जाऊं, तो उसने मेरे अगेंस्ट एक क्रिमिनल क्या करा, चार्ज लगाया, एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी मेरे अगेंस्ट, और मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ताकि मैं बिजनेस से हटके मेरा माइंड कहाँ चला जाए, जुडिशियल प्रोसीडिंग में चला जाए। अब ये जो प्रोसिक्यूशन फाइल हो रही है बेटा, ये प्रोसिक्यूशन में कोई दम नहीं है, कोई कॉज नहीं है, एक झूठी मोटी प्रोसिक्यूशन फाइल की जा रही है एक पर्सन के ऊपर। और पर्पस क्या है, ताकि उसको डाइवर्ट किया जा सके, ताकि उसको डाइवर्ट किया जा सके, उसका माइंड डाइवर्ट हो सके। तो बेटा इसे बोला जाता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जब फाइनली डिसाइड, एक बात सोचो बेटा, जब आप मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन फाइल करते हो, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, फाइनली मैं जीत जाऊंगा, फिर मैं आपके अगेंस्ट एक सूट फाइल करूंगा जिसमें मैं आपसे क्या मांगूंगा, कॉस्ट मांगूंगा, जो भी मेरी अकड़ हुई है, जो आपने मेरे अगेंस्ट झूठा मोटा केस फाइल करा था उसको डिफेंड करने में। सो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब एक वो सूट जो गलत फाइल हुआ था, बिना किसी कॉज के फाइल हुआ था, जो आपके फेवर में चला गया, और उसके अगेंस्ट फिर आप एक फ्रेश सूट फाइल करोगे जिसमें आप क्या मांगोगे, कॉम्पनसेशन मांगोगे, डैमेजेस मांगोगे, कॉस्ट मांगोगे, जो आपको हुई है उस सूट को डिफेंड करने में। ये होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। नर्वस शॉक क्या होता है बेटा, कुछ देखा और कुछ सुना और आपको शॉक लगा। ये भी बेटा एक टॉट है बेटा, एक पर्सन के अगेंस्ट, एक इंडिविजुअल के सेफ्टी और फ्रीडम के अगेंस्ट, ये भी एक टॉट है, नर्वस शॉक। समथिंग सीन और हर्ड, आपने कुछ देखा और सुना, बट कॉजिंग ऑफ नर्वस शॉक इटसेल्फ इज नॉट एक्शनेबल। सिर्फ देखना और सुनना, मतलब अगर आपने मर्डर होते देख लिया, मान लीजिए आपने मर्डर होते देख लिया, बट आपको फर्क नहीं पड़ा, आप बिल्कुल मस्त, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, इसके अगेंस्ट आप कोई भी क्या नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते, अनलेस सम इंजरी और इलनेस मस्ट टेक प्लेस। बट हाँ, आपने जो देखा और आपने जो सुना बेटा, उससे क्या हुआ, आपको कुछ इंजरी हुई, मेंटली इंजरी हुई, आप इल हो गए बेटा, आप बीमार हो गए, इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, आपने कुछ ऐसा देखा और ऐसे कुछ सुना है, तो माना जाएगा इस नर्वस शॉक ने आपको कोई इंजरी पहुंचाई है। तो नर्वस शॉक का मतलब कुछ देखा और कुछ सुना, सिर्फ वो एक्शनेबल नहीं है, जो देखा और सुना वो है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते, अनलेस वो देखने और सुनने के बाद आपको कोई इंजरी ना पहुंची हो। अगर इंजरी पहुंची है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, आप इल हो गए बेटा, ठीक है जी, उस फिर नर्वस शॉक के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, ये एक टॉट है बेटा, इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। इन जनरल नर्वस शॉक इज नॉट एक्शनेबल, नर्वस शॉक के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता। बट अगर नर्वस शॉक से कोई आपको इंजरी पहुंची है, तो फिर कुछ देखने और सुनने से आपको कोई इंजरी पहुंची है, तो फिर क्या हो सकता है, वो नर्वस शॉक के अगेंस्ट टॉट कमिट हुआ है। डिफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, डिफॉर्मेशन क्या होता है, मीन्स अटैक ऑन द पर्सन रेपुटेशन। जैसे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, इट मीन समथिंग इज सैड और डन बाय ए पर्सन, कुछ कहा और एक पर्सन ने और कुछ करा जिससे एक पर्सन की रेपुटेशन को क्या हो रहा है, फर्क हो रहा है,
फर्क पड़ रहा है, अफेक्ट हो रही है एक पर्सन की रेपुटेशन। जैसे चैप्टर मैंने शुरू करा था तो मैंने ये बताया था आपको, जैसे अरविंद केजरीवाल ने क्या करा था चुनाव से पहले, मतलब पॉलिटिशियन लोग करते रहते हैं बेटा चुनावों में, इनका ये आम बात है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा देना विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी प्रूफ। तो बेटा डिफॉर्मेशन, एक पर्सन की आप रेपुटेशन पे अटैक कर रहे हो बिना किसी प्रूफ के। दो तरह की डिफॉर्मेशन होती है, एक लिबल, एक होती है सिलेंडर। लिबल क्या होती है? एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो परमानेंट फॉर्म में दी गई है, जैसे रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स, सिनेमा फिल्म्स, रिकॉर्डेड वर्ड्स, जो परमानेंट फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है। और स्लेंडर मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिश हुई है, डिफॉर्मेटरी है, डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिट फॉर्म। ट्रांजिट मतलब टेम्परेरी फॉर्म। यहाँ पर बेटा परमानेंट फॉर्म में बेटा वो डिफॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट थी, यहाँ पर वो स्टेटमेंट क्या है, टेम्परेरी फॉर्म में। जैसे स्पोकन वर्ड्स, जेस्चर्स, ये बेटा किस में है? टेम्परेरी फॉर्म में है। तो ये कौन सी डिफॉर्मेशन है? सिलेंडर। बट अगर यही स्पोकन वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, रिकॉर्डेड वर्ड्स में हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? लिबल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो डिफॉर्मेशन क्या है? टॉट तो है ही लॉ ऑफ टॉट में, एज वेल एज डिफॉर्मेशन क्या है? इंडिया में क्राइम भी है, इंडियन पेनल कोड में। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन को क्राइम भी माना गया इंडिया में। सो डिफॉर्मेशन इज टॉट एज वेल एज क्राइम इन इंडिया। डिफॉर्मेशन टॉट भी और डिफॉर्मेशन इंडिया में क्राइम भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉट्स और रॉन्ग और सिविल रॉन्ग टू एन इंडिविजुअल, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ये हमने वो टॉट पढ़ लिए, वो सिविल रॉन्ग पढ़ लिए जो एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट हुए हैं, उसकी पर्सनल सेफ्टी और फ्रीडम के अगेंस्ट है। हमने पहला बैटरी पढ़ा, दूसरा असॉल्ट पढ़ा बेटा, तीसरा हमने बॉडीली हार्म पढ़ा, फोर्थ हमने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पढ़ा, फिफ्थ हमने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पढ़ा, सिक्स्थ हमने नर्वस शॉक पढ़ा, और सेवेंथ हमने डिफॉर्मेशन पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉट और सिविल रॉन्ग। ये क्या थे? टॉट और सिविल रॉन्ग थे जो एक पर्सन की सेफ्टी के अगेंस्ट और फ्रीडम के अगेंस्ट थे। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बेटा लॉ ऑफ टॉट आपका कंप्लीट हो जाएगा, रेमेडीज इन टॉट। जब हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी बेटा टॉट के लिए, याद करिए, तीन कंडीशन हमने जो पढ़ी थी टॉट के लिए, कब एक सिविल रॉन्ग टॉट माना जाता है? तो याद करो, आपने ऊपर पढ़ा था कि जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। पहली कंडीशन क्या थी? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट का। दूसरा, उस रॉन्गफुल एक्ट से सामने वाले को लीगल डैमेजेस पहुंचे हो, और उस लीगल डैमेजेस के अगेंस्ट लीगल रेमेडी। और रेमेडी कितने तरह की थी? दो तरह की, एक जुडिशियल रेमेडी और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। तो हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले बेटा, तीसरी कंडीशन कि रेमेडी कितने तरह की होती है। रेमेडी दो तरह की होती है बेटा, एक जुडिशियल रेमेडी और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी वो होती है जो कोर्ट जाकर लेते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी वो जो आप बिना कोर्ट में जाए ले रहे हैं आप। जैसे डैमेजेस मांग रहे हैं, कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, इंजंक्शन स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये जुडिशियल रेमेडी होगी। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में सेल्फ हेल्प, आप डिफेंस कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपैस, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पे जबरन कब्जा कर रहा है आप उसको रिमूव कर रहे हैं, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस और डिस्ट्रेस डैमेज फीस एंड। तो ये सब क्या हो गया बेटा? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में आगे, जो विदाउट गोइंग टू कोर्ट आपके पास अवेलेबल है। तो ये रेमेडीज हमारी टॉट में दो तरह की होगी, एक जुडिशियल रेमेडी और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ टॉट बेटा, ये कंप्लीट करनी है हमने लॉ ऑफ टॉट में जितना भी था। आई होप आपको अच्छे से बच्चा लॉ ऑफ टॉट समझ आएगा, टॉट क्या है। ये जितने भी नोट्स बेटा मैंने लिखे हैं, इस नोट्स को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बेटा, नोट बना लीजिएगा इसके नोट्स, क्योंकि यही नोट्स आपके क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के काम आएंगे। खत्म करने से पहले लास्ट टाइम बेटा जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? टॉट पढ़ा। टॉट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग। और रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग। बट हर तरह का सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता। अब कौन सा सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होता? जहां पर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं होते। अच्छा, टॉट कहाँ दिया गया? लिमिटेशन एक्ट में दिया गया। टॉट क्या बोला गया? सिविल रॉन्ग होता है टॉट का मतलब। बट सिर्फ और सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होते टॉट में, और भी चीजें आती हैं। और हमने क्या क्या था? सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आता सिविल रॉन्ग में। सिविल रॉन्ग में क्या क्या आता है हमने पढ़ लिया, असॉल्ट आता है, बैटरी आता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आता है, डिफॉर्मेशन आता है। इन जनरल टॉट क्या होता है? एक एक्ट और एक ओमिशन जो किसने करा है? डिफेंडेंट ने, जिससे किसको हार्म पहुंचाया? प्लेंटिफ को हार्म पहुंचाया। टॉट कब माना जाएगा? एक सिविल रॉन्ग कब टॉट माना जाएगा? जब उस सिविल रॉन्ग में तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। पहला, एक रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन होने चाहिए, और रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन डिफेंडेंट की होनी चाहिए जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता हो। और दूसरा बेटा, उस रॉन्गफुल जो रॉन्गफुल एक्ट है और रॉन्गफुल जो आपकी रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल क्या ओमिशन है, उससे सामने वाले को लीगल डैमेजेस हुए हो।
लीगल डैमेजेस का मतलब सामने वाले के लीगल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं। और लीगल रेमेडी के लिए हमने लीगल डैमेजेस के लिए हमने दो मैक्सिम पढ़े थे, डैमनम सिन इंजुरिया, इंजुरिया सिन डैमनम। डैमनम सिन इंजुरिया में डैमनम भी प्रेजेंट होता है और इंजुरिया भी प्रेजेंट होता है। इंजुरिया सिन डैमनम में सिर्फ इंजुरिया प्रेजेंट होता है। तो मतलब कौन से बेटा वो डैमेजेस हैं जिसको लॉ में लीगल डैमेजेस नहीं माना गया? जहां पर सिर्फ डैमनम प्रेजेंट हो, मतलब जहां पर सिर्फ आपको मनी वाइज, हेल्थ वाइज, कंफर्ट वाइज नुकसान हुआ है, बट इंजुरी या कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुए, तो माना जाएगा बेटा वो कोई लीगल डैमेजेस नहीं है। तो जहां पर लीगल डैमेजेस हुए हैं वहीं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में रेमेडी मिलेगी। और रेमेडी बेटा कितने तरह की है? दो तरह की, जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, जो हमने सबसे लास्ट में पढ़ा। ठीक है जी। तो कौन से डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज नहीं है? वो डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज नहीं होते जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? डैमनम प्रेजेंट होता है, इंजरिया प्रेजेंट नहीं होता। वो डैमेज, वो वाले डैमेजेस होते हैं जो कौन से डैमेज नहीं है? जो लीगल डैमेजेस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि मेरी शॉप है बगल में, आपने भी शॉप खोली, जिसकी वजह से मेरे कस्टमर कुछ फॉल हो गए, मेरे को नुकसान हुआ, बट ये डैमनम तो प्रेजेंट है, मुझे लॉस तो हुआ मनी वाइज, बट यहाँ पर कोई इंजरिया प्रेजेंट नहीं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं है, इसलिए ये डैमेज लीगल डैमेजेस नहीं माने जाएंगे। उसके बाद हर एक टॉर्ट में बेटा क्या प्रेजेंस होना चाहिए? मेंस रिया प्रेजेंट होना चाहिए, रॉन्गफुल इंटेंशन और नेग्लिजेंस प्रेजेंस होनी चाहिए। टॉर्टियस लाइबिलिटी हमने कितने तरह की पढ़ी बेटा? तीन तरह की पढ़ी टॉर्ट की लाइबिलिटी। पहला स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरा विकेरियस लाइबिलिटी, तीसरा विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट पढ़ी हमने। और विकेरियस, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में दो केस पढ़े, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, दूसरा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। विकेरियस लाइबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि जहां पर एक्ट एक पर्सन कर रहा है, लाइबिलिटी किसी दूसरे की आ रही है। चार एग्जाम्पल पढ़े हमने ये। ठीक है जी। फिर हमने विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट पढ़ा। विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट में हमने दो तरह से पोजीशन पढ़ी, इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में हमने पढ़ा कौन कौन से टॉर्ट होते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन की सेफ्टी के अगेंस्ट और फ्रीडम के अगेंस्ट। तो 7 टॉर्ट हमने पढ़े, बैटरी, असॉल्ट, बॉडीली हार्म, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक और डिफॉर्मेशन। और लास्ट हमने पढ़ा डिफॉर्मेशन टॉर्ट भी है इंडिया में और क्राइम भी है। और लास्ट हमने रेमेडीज पढ़ी टॉर्ट में कितने तरह की होती है। दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आई होप आपको अच्छे से बेटा समझ आया होगा। ये हमारी बेटा लॉ ऑफ टॉर्ट्स की क्लास खत्म हो चुकी है, नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं रिविजनरी क्लास में लिमिटेशन एक्ट लेकर आऊंगा आपके लिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 जीआई जेल में। लिमिटेशन एक्ट में बच्चों में एक प्रॉब्लम है, बच्चे कहते हैं लिमिटेशन एक्ट सर थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी सा है, लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी क्या थी, अटपटी लैंग्वेज थी, इसलिए मैंने पहले इसकी रिवीजन करवाई। सेम लिमिटेशन एक्ट में बच्चों को बेटा प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे मैसेजेस आए थे सर लिमिटेशन एक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बेटा रिविजनरी जो क्लास होगी मेरी, उसमें रिविजनरी सीरीज में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो एक्ट होगा हमारा, लिमिटेशन एक्ट 1963 होगा। ऐसे कुछ कंपनी लॉ में भी रिविजनरी वीडियोस आएंगी, आपके सिक्योरिटी लॉ में भी आएंगी, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में भी आएंगी। अभी नेक्स्ट बेटा जो रिविजनरी वीडियो आएगी वो आपकी लिमिटेशन एक्ट 1963 के ऊपर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा वो भी, और ट्रिकी वन है। जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्ट को इजी वे में समझा, समराइज करके नोट्स के साथ सिंपल वे में, वैसे ही हम आप पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अब दोबारा मिलेंगे। घर रहिए बेटा अच्छे से, और लॉकडाउन में जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो करें, प्रिपेयर करें अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम्स अगर आपके होंगे बेटा, जो ICSI गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली टाइम पर ही होंगे। आप ये मत सोचो एक्सटेंड होंगे। आप घर पर हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप अपने घर पर फुली 100% सिक्योर हो, सेफ हो, आपको नीचे नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना, आप घर में रहे, 100% अपना टाइम यूटिलाइज करें, सेफ रहें, और होम घर में ही रहें बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।